शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जिसने भी अब तक सीजन 1 और सीजन 2 नहीं देखा है वो फिक्शन ट्यूब के चैनल पर जाकर देख सकता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ताकेमिची और उसके दोस्त तेंजुकू से लड़कर थक चुके हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कैसाकी आ जाता है और वो बोलता है, मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि तुम्हें पता ही नहीं है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, तो चलो फिर कैंटो इंसिडेंट को शुरू करें। लेकिन हम देखते हैं कि ताकेमिची कैसाकी को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और इस पर कैसाकी कहता है, मैं पहले टोक्यो मांजी गैंग में 3rd डिवीजन का कैप्टन था, लेकिन अब तेंजाकू में मैं जनरल स्टाफ ऑफिसर हूँ और ताकेमिची तुम्हारा दिमाग मुझे कभी नहीं समझ सकता और एक दिन मैं अपना खुद का डोमेन बनाऊंगा और तब तुम मुझे देखना, एक दिन माइकी मुझे खुद एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन ताकेमिची सोचता है आखिर ये किस बारे में बात कर रहा था और ये मुझे हीरो क्यों कह रहा था। और हम देखते हैं कि हानमा केसाकी को बैठाकर यहाँ से ले जाता है, लेकिन तभी यहाँ भीड़ में से एक पर्सन कहता है, मैंने सुना है तोमान 5 डिवीजन से बना हुआ है, तो क्या बाकी के 4 डिवीजन भी इसी की तरह बेकार हैं? और वो चीफियो को ताकेमिची के पास फेंक देता है। ताकेमिची सोचता है आखिरकार ये बंदा है कौन। अब वो बंदा अपनी गैंग से कहता है, मुझे पता चला है कि हम तोमन के 2nd डिवीजन के साथ सेंजेकू में लड़ रहे हैं और इसीलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ और तुम लोग इन लड़कों का ध्यान रखना, तो तोमान को काकोचो के आने से पहले खत्म कर दो और मैं चाहता हूँ मिशिचुकी को सारी ग्लोरी मिले। और हम देखते हैं कि वो सभी लोग ताकेमिची और उसके दोस्तों को घेर लेते हैं। तभी अकुन कहता है, सभी लोग तैयार हो जाओ, हमें ताकेमिची को बचाना है। लेकिन तभी तोमान के मेंबर ताकेमिची को बचाने आ जाते हैं और तेंजाकू गैंग के लोग भागते हुए कहते हैं, ये तो मैगरुस्तिन डेविस तो है और ये हम पर बाइक चढ़ा रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि बाइक से उतरकर एक बंदा उन लोगों को गंदी तरह मार रहा है। इस पर्सन को देखकर ताकेमिची कहता है, क्या ये 4 डिवीजन का कैप्टन नागोया कवाटा है? लेकिन मुझे तो लगा था ये बंदा हमेशा स्माइल करता रहता है। तभी वो बंदा ताकेमिची से चीफयू को हॉस्पिटल ले जाने को कहता है और तभी हम देखते हैं नागोया अपनी बाइक लेकर वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर ताकेमिची बिल्कुल शॉक हो जाता है। इस पर ताकेमिची का दोस्त नागायेशी उसे बताता है, ये पहला है नागोया कमाटा जो कि बड़ा भाई है, जिसे सभी लोग स्माइली भी कहते हैं, और वो दूसरा सहुया कवाटा जिसे सभी लोग एंगर भी कहते हैं, और ये दोनों 4 डिवीजन के कैप्टन और वाइस कैप्टन हैं। तभी सहुआ कहता है, मोची इस टाइम 2nd डिवीजन की तरफ जा रहा है, तो इसीलिए अब हमें भी वहीं जाना चाहिए। और वो ताकेमिची और चीफयू से अपने साथ बाइक पे बैठने के लिए कहता है। अब ताकेमिची पूछता है, क्या हम सच में तेंजुकू पर हमला करने वाले हैं? इस पर नागोया हाँ कहता है और कहता है, तो सच में मोची ने तुम्हें बहुत ज्यादा मारा? चीफयू कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, उसने तो मुझे बस एक ही मुक्का मारा है और अब मैं उससे बदला लूंगा। इस पर स्माइली का भाई एंगर कहता है, इतनी चिंता मत करो चीफयू, मोची एक बीस्ट है और हम दोनों भी उससे हारे हैं। ताकेमिची बोलता है, क्या ये सच है? एंगर बताता है कि तोमान में ज्वाइन होने से पहले ही वो हमारा दुश्मन था। स्माइली बताता है, जब हमने ट्विन डेविल गैंग बनाई थी तब उसकी और हमारी गैंग के बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती थी और एक दिन हमने उससे लड़ने का फैसला किया, लेकिन उसने हम दोनों को हरा दिया। और अब जो तेंजेकू ने अपना सबसे पावरफुल बंदा भेजा है, तो तोमन को भी इसका जवाब देना होगा। तभी स्माइली और एंगर तेंजेकू के गैंग के 2 बंदों को पकड़ने लगते हैं और उन दोनों को बहुत मारने लगते हैं। यहाँ ताकेमिची बोलता है, चीफयू मैं आज केसाकी से मिला और मुझे भरोसा है कि उसने ही तेंजाकू का ये अटैक प्लान किया है। चीफयू बोलता है, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? इस पर ताकेमिची जवाब देता है, मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन मुझे कुछ ऐसा मिल चुका है जो मुझे काफी टाइम से परेशान कर रहा था। मुझे ये हमेशा से अजीब लगता था कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं, लेकिन मैं फिर भी अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पा रहा था। तो क्या चीफयू ऐसा हो सकता है कि मेरा फ्यूचर चेंज करने के बाद कोई और पर्सन उसे चेंज कर रहा हो? और ये भी हो सकता है कि केसाकी भी टाइम ट्रेवल करता हो, और अगर मैं टाइम ट्रेवल कर सकता हूँ तो इसकी पॉसिबिलिटीज भी है। इस पर चीफयू कहता है, शायद ये हो भी सकता है। ताकेमिची कहता है, तुम्हें याद है मैंने बाथरूम में तुम्हें क्या बताया था कि माइकी को केसाकी की जरूरत है, लेकिन अब जब केसाकी तोमान से बाहर निकल चुका है तो अब वो तोमान की सारी डार्कनेस अकेले ही झेल रहा है, और शायद इसी वजह से 12 सालों के बाद वो ऐसा हो चुका है। और मुझे इसी बात पर यकीन था और इसीलिए शायद मैं फ्यूचर चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं गलत था। मुझे नहीं लगता कि माइकी को केसाकी की जरूरत पड़ेगी, और केसाकी हमेशा से ही एक ऐसी तोमान बनाना चाहता था जो उसके सारे हुक्म माने, और शायद तेंजेकू जो भी कर रही है ये सब केसाकी की एक चाल हो। इस पर चीफयू कहता है, तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि केसाकी भी तुम्हारी तरह टाइम ट्रेवल कर सकता है, और वो भी टाइम ट्रेवल कर कर तोमान को उस तरह से चेंज कर रहा है जैसा वो तोमान को बनाना चाहता था, और इसीलिए तुम्हारी लाख कोशिशें करने के बावजूद भी कुछ भी चेंज नहीं होता। ताकेमिची कहता है, अगर ये सब केसाकी कर रहा है तो मैं उसको उसके प्लान में कभी भी कामयाब होने नहीं दूंगा। चीफयू कहता है, बस करो ताकेमिची,
ताकेमिची, अभी ये ज्यादा जरूरी नहीं है। अभी ज्यादा जरूरी ये है कि हमें तेंजाकू से कैसे निपटना है। और अगर तुम्हारे बताए मुताबिक कैसाकी भी टाइम ट्रेवल कर सकता है तो वो भी इस वक्त बहुत जल्दी में होगा, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से फ्यूचर में वो मर चुका है। लेकिन इन सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वो टाइम ट्रेवल कर भी सकता है या नहीं। तभी स्माइली वहाँ आकर कहता है, हमने तेंजाकू के छुपने वाली जगह ढूंढ ली। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोची और मित्सुहा आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी मोची कहता है, लगता है तोमन में कुछ ताकतवर बंदे भी हैं और अब मुझे लड़ने में मजा आ रहा है। तभी एक बंदा उनके बीच में आकर कहता है, बस करो मोची, क्या सारे मजे तुम ही ले लोगे? ये देख मित्सुहा सोचता है, क्या हेतानी ब्रदर्स भी इनके साथ हैं? तभी हम देखते हैं हेतानी मित्सुहा के सर पर ईंट मार देता है और ये देखकर मोची कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शिकार पर ईंट मारने की? तभी हेतानी ब्रदर्स में से एक भाई बोलता है, तोमान कोई ऐसी गैंग नहीं है जिसे तुम अपनी सोच से हरा सको। उन पर हमें अभी हमला करना होगा क्योंकि उनका ध्यान अभी हम पर नहीं है। ये सुन मित्सुहा सोचता है, तेंजाकू तो बहुत खतरनाक है। तभी हम यहाँ शिबुया में देखते हैं तेंजाकू गैंग का एक लीडर शियोन तोमन गैंग के कुछ बंदों को मार रहा होता है और उन बंदों में से ही एक बंदा 9 जनरेशन ब्लैक ड्रैगन गैंग का लीडर था। इसके बाद हम वापस से ताकेमिची, चीफ यू और स्माइली और एंगर को देखते हैं जो कि तेंजाकू गैंग के हाइड आउट तक पहुंच चुके थे। लेकिन यहाँ पर तेंजाकू गैंग के कुछ मेंबर पहले से ही इन लोगों का वेट कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर काकुचो ताकेमिची को देखकर सभी लोगों को बाहर जाने को कहता है। ये देख ताकेमिची सोचता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? अब काकुचो कहता है, मैं पहले सही से नहीं लड़ने वाला था, लेकिन अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। अब मैं अकेला ही तुम चारों से लड़ूंगा। ये सुनकर स्माइली आगे आकर कहता है, तो मैं तुमसे सबसे पहले लड़ूंगा। काकुचो कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं सबसे पहले हानागाकी ताकेमिची से लड़ना चाहता हूँ और मैंने सुना है ये सबसे ज्यादा ताकतवर है। और तब ताकेमिची काकुचो से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और आगे आ जाता है। तभी हमें माइकी को एक बंदे के साथ बैठा हुआ दिखाया जाता है। वो बंदा माइकी की बाइक की बहुत तारीफ करता है और वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए अपना नाम इज़ाना बताता है और वहाँ से चला जाता है। अब वापस से हम ताकेमिची को देखते हैं जो कि काकुचो को देखकर सोच रहा होता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बंदे को मैंने पहले भी देखा है और मैं इसको जानता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि ताकेमिची काकुचो को एक मुक्का मारकर दूर फेंक देता है और सोचता है, क्या सच में मैं इतना ताकतवर हो चुका हूँ? ये पावर आखिर आई कहाँ से? तभी ताकेमिची को अपना बचपन याद आता है और हम देखते हैं कि काकुचो भी उसके साथ होता है। और यहाँ जब ताकेमिची काकुचो को बुलाता है तो काकुचो कहता है, तो आखिरकार तुम्हें याद आ गया, हम तो सेकंड गेट के बाद मिले ही नहीं। ताकेमिची कहता है, आखिर तुम कैसे हो? और तुम तो बिल्कुल बदले ही नहीं। और तब काकुचो कहता है, तुम भी तो बिल्कुल नहीं बदले, तुम तो अभी भी वैसे के ही वैसे कमजोर के कमजोर हो। लेकिन मेरी चिंता मत करो, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ और मैं खुद जानबूझकर हारा हूँ। लेकिन तुम तब से लेकर अब तक नहीं बदले और तुम मेरे हीरो हो ताकेमिची। लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आखिर ये केसाकी टैटा किस तरह का आदमी है और इसे तोमान से क्यों बाहर निकाला गया? और तब ताकेमिची उसे बताता है, उसे बाहर इसीलिए निकाला गया क्योंकि वो तोमान पर कब्जा करना चाहता था और अब मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ क्योंकि मुझे उसके बारे में कुछ जानना है। लेकिन काकुचो कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि अब मेरा हीरो इज़ाना है और अभी के लिए तुम और मैं दुश्मन हैं। इसीलिए अगर तुम्हें केसाकी के बारे में कुछ जानना है तो उस पर हमला करना होगा। और ताकेमिची गद्दारों से सावधान रहना। और इसकी मीटिंग चल रही होती है और वहीं ताकेमिची सोचता है, क्या मैं फिर से केसाकी के इशारों पर नाच रहा हूँ? और काकुचो ने जो कहा था कहीं उसका मतलब ये तो नहीं कि तोमान में कोई है जिसका कनेक्शन अभी भी केसाकी के साथ है, या फिर ये सब उसने मुझे बस कंफ्यूज करने के लिए कहा है? तो अभी मैं यहाँ पर कुछ नहीं बोलूंगा। तभी हम देखते हैं कि डार्कन और माइकी आ जाते हैं और डार्कन बोलता है, कल तेंजाकू ने तोमान के कुछ लोगों को मारा है और अभी हमें इस गैंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो जिन लोगों को भी थोड़ा बहुत पता है वो हमें बताएं। इस पर चीफ यू टीम मोचिजुकी के बारे में बताता है जो कि तेंजाकू का ही एक हिस्सा है। इस पर स्माइली बताता है कि ये वही टीम है जिसको कि जुगाम का एक्स लीडर कांजी मोचिजुकी चलाता है। तभी मित्सुहा बोलता है, यही नहीं बल्कि हेतानी ब्रदर्स भी उनकी साइड है। ये सुनकर डार्कन माइकी से बोलता है, बाकी मेंबर्स ने भी यही बताया है कि शियोन ने उन पर हमला किया था। ये नाम सुन माइकी चौंक जाता है और बोलता है, ये तो 9 जनरेशन ब्लैक ड्रैगन का घोस्ट है जिसे हमने हराया था और ये सारे S62 जनरेशन के वो मेंबर्स हैं जो कभी भी एक साथ नहीं हो सकते थे। लेकिन अब हम इन्हें और नहीं झेल सकते और अब हमें इनका सामना करना होगा। और ये सुन के ताकि
ताकेमिची बोलता है, मुझे लग रहा है ये लड़ाई बिल्कुल वैसे ही बढ़ रही है जैसे कि केसाकी चाहता है। इस पर चीफ यू बोलता है, लेकिन अब हम इस लड़ाई को नहीं रोक सकते, लेकिन तुम एक काम कर सकते हो। मुझे पता है कि तुमने ये कसम खाई है, जब तक कि तुम सब कुछ ठीक नहीं कर देते तुम फ्यूचर में वापस नहीं जाओगे, लेकिन शायद हमें फ्यूचर वाले नारुतो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इसीलिए तुम्हें फ्यूचर में एक बार जरूर जाना चाहिए। इसके बाद ताकेमिची नारुतो के पास भागते हुए जा रहा होता है और सोच रहा होता है, मुझे फ्यूचर में जाकर ये जानना होगा कि किसाकी आखिर चाहता क्या है और क्या वो सच में टाइम ट्रेवल कर सकता है। मेरे इन सभी सवालों के जवाब मुझे फ्यूचर से ही मिलेंगे। इसके बाद ताकेमिची फ्यूचर में आ जाता है और यहाँ आकर वो नारुतो को सारी बातें बता देता है और इस पे नारुतो कहता है, अगर केसाकी सच में टाइम ट्रेवल कर सकता है तो हमें उसे मार देना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम कभी भी पास्ट को चेंज नहीं कर पाएंगे और इसीलिए हमें केसाकी को पास्ट में ही मारना होगा। और ये सुनकर ताकेमिची बिल्कुल शॉक हो जाता है और तब नारुतो कहता है, चिंता मत करो, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये सच में है तो तुम लोग पास्ट और फ्यूचर का बस गेम ही खेलते रह जाओगे, और अगर केसाकी सच में कुछ चेंज करना चाहता है तो उसे तुम्हें पास्ट में मार देना ही सबसे सही होगा। पर पता नहीं ये केसाकी क्या चाहता है, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से केसाकी तेंजाकू का इस्तेमाल कर तोमान पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन यह प्रेजेंट में तेंजाकू का कोई जिक्र नहीं है और केसाकी भी मर चुका है। इस पर ताकेमिची कहता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि केसाकी फेल हो गया था, लेकिन आखिर हुआ क्या था? लेकिन तभी ताकेमिची इजाना की फोटो देखता है और उसके बारे में नारुतो से पूछता है। इस पर नारुतो बोलता है, ये तोमान का एक बड़ा मेंबर है और ये पहले ब्लैक ड्रैगन का लीडर हुआ करता था। तब ताकेमिची बोलता है, पर अब ये तेंजाकू का लीडर है, आखिर चल क्या रहा है? ये सब बिल्कुल वैसा नहीं हो रहा जैसा पास्ट में हो रहा है। इस पर नारुतो कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है जबकि तेंजाकू तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस पर ताकेमिची बोलता है, पर वो करती है और इसे S62 जनरेशन के लोगों ने मिलकर बनाया है और केसाकी भी उनके साथ है। इस पर नारुतो इजाना की कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की बात करता है और ताकेमिची भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ताकेमिची कहीं जाने लगता है और जाते जाते सोचता है, आखिर ब्लैक ड्रैगन के पुराने मेंबर्स कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलकर बात करनी होगी और कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी। इसके बाद ताकेमिची उसी चर्च में जाता है जहाँ पर उन्होंने ताइजू को हराया था। चर्च के अंदर आने के बाद ताकेमिची सोचता है, उस लड़ाई को हुए 12 साल हो चुके हैं और मैंने सोचा था अगर मैं ताइजू को बचा लूं और केसाकी को तोमान से बाहर निकाल दूं तो सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन यहाँ फ्यूचर में तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ बल्कि और भी ज्यादा बिगड़ गया। इसके बाद ताकेमिची जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी एक पर्सन उससे चुप रहने को बोलता है और उससे बोलता है, दुआ करो मरने के बाद उनकी आत्मा को शांति मिले। जब से वो मरा है मैं तब से यहाँ रोज आने लगा हूँ और यहाँ आकर मैं बस यही सोचता हूँ कि हकाई मरने के बाद ऊपर भी कमजोर होगा। और जब ताकेमिची उस पर्सन को देखता है तो वो और कोई नहीं बल्कि ताइजू होता है। इसके बाद ताइजू ताकेमिची से उसका हाल चाल पूछता है और तब ताकेमिची सोचता है, आखिरकार मैंने ब्लैक ड्रैगन के एक बंदे को ढूंढ लिया जिससे मैं इजाना और केसाकी के बारे में पूछ सकता हूँ। और इसीलिए ताकेमिची यहाँ नारुतो को भी बुला लेता है, लेकिन यहाँ पर ताइजू उससे कहता है, मैं पुलिस वालों से बात नहीं करता, लेकिन हकाई मर चुका है और इसीलिए मुझे तोमान से नफरत हो चुकी है और इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तो पूछो तुम्हें क्या पूछना है। इसके बाद ताकेमिची ताइजू से पूछता है, क्या तुम तेंजाकू गैंग के बारे में कुछ जानते हो? जिस पर ताइजू हाँ करता है। इस पर नारुतो बोलता है, मुझे भी एक पुलिस स्टेशन से तेंजाकू गैंग के बारे में पता चला है। ये जानने के बाद ताकेमिची बोलता है, ताइजू मुझे इजाना के बारे में बताओ, आखिर कैसे वो ब्लैक ड्रैगन का लीडर बन गया और आखिर कैसे वो तोमान में चला गया। इस पर ताइजू बोलता है, तुम बिल्कुल गलत बोल रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि ब्लैक ड्रैगन को बनाया किसने था? जिस पर ताकेमिची मना कर देता है। ताइजू बताता है, फर्स्ट जनरेशन ब्लैक ड्रैगन का लीडर शिनिचिरो सांजो था, जो कि असल में माइकी का बड़ा भाई था। ये सुनकर ताकेमिची बिल्कुल हैरान रह जाता है और तब ताइजू आगे बताता है, रियल ब्लैक ड्रैगन काफी लेजेंडरी था और उसके आगे की जनरेशनों ने उसका नाम बनाए रखा और तब इजाना ने 8 जनरेशन ब्लैक ड्रैगन के लीडर के तौर पर कमान संभाली। इस पर ताकेमिची सोचता है, तोमान तो 9 जनरेशन ब्लैक ड्रैगन को खत्म करने के लिए बनी थी, यानी कि 8 जनरेशन तोमान से भी ज्यादा पुरानी है। और ताकेमिची आगे कहता है, यानी इसका मतलब ये है कि इजाना तुमसे भी बड़ा है। ताइजू बोलता है, वो मुझसे 2 साल बड़ा है, जो कि S62 जनरेशन कहलाई जाती है। और जब उसने ब्लैक ड्रैगन को छोड़ा उसके 2 साल बाद उसने तेंजाकू गैंग बनाई, जिसने की तोमान से एक लड़ाई लड़ी और उसी को केंटो इंसिडेंट कहा जाता है। इस पर ताकेमिची और नारुतो दोनों ही पूछते हैं कि लड़ाई कौन जीता। तब ताइजू बोलता है, क्यों ताकेमिची, तुम्हें नहीं पता कि उस दिन क्या हुआ था? पर शायद तुम तोमान के मेंबर थे, इसीलिए तुम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। उस दिन की फाइट ड्रॉ हो गई थी और फिर दोनों गैंग के बीच में एक डील हुई, जिसके हिसाब से माइकी पहला लीडर रहेगा और सेकंड लीडर रहेगा किसाकी और तीसरा लीडर रहेगा इजाना। और वो दोनों गैंग आपस में मर्ज हो गई और इस तरह
कर रहा है, हिस्ट्री की सबसे खतरनाक गैंग बनी। और तब ताकेमिची सोचता है इसका मतलब केसाकी दोबारा से तोमान के अंदर आ गया था और बोलता है लेकिन अब वो मर चुका है। इस पर ताइजू बोलता है क्या तुम्हें सही में लगता है कि केसाकी मर चुका है? तुम्हें क्या लगता है नाओतो? तब नाओतो बोलता है ताकेमिची मैंने इजाना के बारे में पता करवाया था और मुझे पता चला है कि वो चाहे तो पुलिस रिकॉर्ड्स को भी चेंज करवा सकता है और हम जितना सोच रहे थे इजाना उससे भी बड़ी चीज है और इजाना ने ही केसाकी की बाहर जाने में मदद करी है क्योंकि केसाकी के ऊपर काफी सारे केस थे। और हाँ, इसका मतलब यही है कि केसाकी अभी जिंदा है। तब ताइजू बताता है क्योंकि माइकी मर चुका है और केसाकी बाहर जा चुका है, इसका मतलब अब तोमान का लीडर इजाना है। ताकेमिची बोलता है अब वो तोमान का लीडर बना ही क्यों है और आखिर ये इजाना है कौन? और तभी यहाँ पर इनोई और कोके आ जाते हैं जिसे देखकर ताइजू बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तोमान को यहाँ लाने की? कोके कहता है हम यहाँ अपने लीडर इजाना के कहने पर आए हैं। जब हमें पता चला कि एक पुलिस वाला हमारे बारे में छानबीन कर रहा है तो हम उसका पीछा करते करते यहाँ तक आ गए और अगर तुम लोग तोमान के बारे में पुलिस वालों को बताओगे तो तुम लोग भी तोमान के दुश्मन हो। ताइजू बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे? और हाँ ताकेमिची, तुम पीछे के रास्ते से भाग जाओ और नाओतो तुम हकाई की मौत से पर्दा जरूर हटाना। अब जाओ यहाँ से। इसके बाद ताइजू लड़ना स्टार्ट कर देता है और ताकेमिची और नाओतो यहाँ से चले जाते हैं। ताकेमिची भागते भागते सोचता है क्या हम इनोए और कोको की मदद से इजाना के बारे में पता लगा सकते हैं। इसके बाद वो नाओतो को वापस चलने के लिए कहता है लेकिन तभी केसाकी वहाँ आकर उसके सर पर गन तान देता है और फायर कर देता है, लेकिन नाओतो बीच में आ जाता है और वो गोली नाओतो के लग जाती है। नाओतो ताकेमिची से भागने के लिए कहता है लेकिन तभी वहाँ पर इजाना आ जाता है और कहता है ये क्या बात हुई केसाकी, नाओतो को तो मैं मारने वाला था। और वो नाओतो और ताकेमिची के पास जाकर उनसे बोलता है तो तुम हो वो लोग जिन्होंने मेरे माइकी को मारा। इसके बाद इजाना काकोचो को बुलाता है और उससे कहता है कि ताकेमिची को मार दो। काकोचो ऐसा ही करता है, वो ताकेमिची पर गन तान देता है और उसे भी गोली मार देता है और इसके बाद वो तीनों यहाँ से चले जाते हैं। मरते मरते नाओतो ताकेमिची से कहता है तुम एक रियल हीरो हो क्योंकि तुम कितनी बार भी हार जाओ लेकिन तुम कभी हार नहीं मानते। और वो ताकेमिची से एक लास्ट बार हाथ मिलाने को कहता है। ताकेमिची बोलता है ये आखिरी बार नहीं होगा, मैं सब कुछ बदल दूंगा नाओतो। और फिर वो नाओतो से हाथ मिलाता है। ताकेमिची सोचता है कि नाओतो ने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया है और ये याद कर कर ताकेमिची रोने लगता है। ये देख नाओतो बोलता है क्या तुम ठीक हो? ताकेमिची बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ और अब तुम अपने घर जा सकते हो। वैसे क्या तुम्हें याद है हम पहली बार कब मिले थे? हिना मर चुकी है और हमने बार बार फ्यूचर चेंज करने की कोशिश भी करी लेकिन अब मैं फ्यूचर में नहीं जा सकता हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं फ्यूचर में जा सकता था और फ्यूचर में तुम मर चुके हो। अब मैं क्या करूँ? ताकेमिची उदास होकर सोचता है आखिर तुमसे पूछ कर भी क्या होगा। अब मैं पहले तुम्हें बचाऊंगा, उसके बाद मैं हिना को बचाऊंगा, जिसके बाद मैं फ्यूचर में वापस लौट जाऊंगा। लेकिन शायद तुम फ्यूचर में मर चुके होगे। मेरे ख्याल से मेरा मर जाना ही सही होता, मैं बार बार फेल होकर थक चुका हूँ। तभी हम देखते हैं कि ताकेमिची के पीछे से हिना आ जाती है और हिना उससे कहती है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। हिना को देख ताकेमिची बहुत ज्यादा चौंक जाता है और वो सोचता है उसने हिना को सब कुछ बता दिया है। हिना बोलती है तुमने मुझे नाओतो समझ लिया था। ताकेमिची अब हिना से पूछता है क्या तुमने सब कुछ सुन लिया? इस पर हिना हाँ करती है और वो बोलती है कि मैं तुमसे इसके बारे में ज्यादा नहीं पूछूंगी, बस तुम इतना बता दो कि तुम्हारी रियल एज कितनी है। ताकेमिची बोलता है मेरी उम्र 26 साल है। इसके बाद हिना पूछती है क्या तुमने कभी फ्यूचर में मुझे प्रपोज किया है? ये सुन ताकेमिची थोड़ा हड़बड़ा जाता है और कहता है अभी नहीं, लेकिन मैं तुमसे सीधा शादी करूंगा। ये सुनकर हिना मुस्कुराती है और बोलती है तो ठीक है, अब मैं खुशी खुशी मर सकती हूँ। ये सुन ताकेमिची सोचता है अब मैं हार नहीं मान सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है। अब हिना अपने घर जाने लगती है तो ताकेमिची उससे कहता है फ्यूचर वाली बात किसी से मत बोलना। जिस पर हिना बोलती है मुझे तो याद ही नहीं कि ऐसा भी कुछ हुआ था। अब ताकेमिची सोचता है जब मैं आखिरी बार फ्यूचर में गया था तो मुझे पता चल गया था कि कौन कौन मेरे दुश्मन हैं। इजाना कुराकावा, इसी की वजह से माइकी बुरा बन गया और मुझे लगता है इन सब के पीछे केसाकी टैटा का ही हाथ है। ताकेमिची पार्क से जाने लगता है और सोचता है मुझे सबसे पहले इजाना को हराना होगा। फिर चाहे केसाकी टाइम ट्रेवल कर सकता है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सबसे पहले इजाना को हराना है। अगर मैंने उसे हरा दिया तो केसाकी भी खुद हार जाएगा। ताकेमिची ताइजू की बात को याद करता है कि कैसे माइकी डार्केन से ज्यादा इजाना पर भरोसा करता था। इस पर ताकेमिची सोचता है आखिर ऐसा क्या हो गया था जिस पर माइकी इजाना पर इतना भरोसा करता था? क्या माइकी अभी भी इजाना से मिला हुआ है? तभी उसे रास्ते में डार्केन मिल जाता
जाता है, जिसके बाद वो दोनों माइकी के घर पहुंच जाते हैं। यहाँ माइकी के घर में हम देखते हैं कि माइकी जस्ट अभी उठा है और ब्रेकफास्ट करने के लिए आया है। तभी वहाँ पर ताकेमिची और डार्केन पहुंच जाते हैं, तो माइकी उनसे कहता है कि मेरे रूम में मेरा वेट करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ताकेमिची और डार्केन माइकी के रूम पर जाने लगते हैं, जो कि घर से थोड़ा अलग था। तो डार्केन उसे बताता है ताकेमिची ये कमरा माइकी के बड़े भाई शिनिचिरो मांजी का है, जो यहाँ अपनी बाइक्स को ठीक किया करता था। इसके बाद ये दोनों माइकी के कमरे में आ जाते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद ही माइकी भी यहाँ पर आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ताकेमिची माइकी से इजाना के बारे में पूछता है, तो माइकी उसे बताता है कि इजाना मेरे पास आया था और वो तेंजाकू का लीडर है। इस पर डार्केन थोड़ा सोचते हुए कहता है शायद वो ब्लैक ड्रैगन का 8th लीडर था। माइकी ब्लैक ड्रैगन शिनिचिरो नहीं ये आपस में इतना रिलेटेड नहीं हो सकते। इसके बाद डार्केन ताकेमिची को बताता है ब्लैक ड्रैगन का फाउंडर और फर्स्ट लीडर माइकी का बड़ा भाई शिनिचिरो ही था। इस पर ताकेमिची सिर्फ ओके कहता है। तो डार्केन उससे पूछता है क्या ये सुनकर तुम जरा भी हैरान नहीं हुए। ये सुन ताकेमिची थोड़ा हड़बड़ाने लगता है और मन में सोचता है ये बात तो मुझे फ्यूचर से पता चल गई थी। जिसके बाद वो डार्केन से कहता है ये सुनकर मैं इतना ज्यादा हैरान हो गया कि कुछ बोल ही नहीं पाया। डार्केन बोलता है ये बात सिर्फ मुझे, माइकी और बाजी को पता है। जब हमने काजुतोरा की मदद करी थी ब्लैक ड्रैगन को हराने में, तो हमने फैसला किया था कि ये बात हम तोमान के किसी भी मेंबर को नहीं बताएंगे। माइकी बोलता है जब हमने 9th जनरेशन ब्लैक ड्रैगन से फाइट करी थी, तो उससे पहले मैंने अपने भाई से इसके बारे में बात करी थी। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसके अंदर माइकी अपने बड़े भाई से बात कर रहा होता है। माइकी बोलता है ब्लैक ड्रैगन अब इतनी कूल नहीं रही जितनी वो पहले हुआ करती थी। जिस पर शिनिचिरो बोलता है ब्लैक ड्रैगन के 8th लीडर के आने के बाद सब कुछ बिल्कुल बदल गया है, और वैसे भी मैंने ब्लैक ड्रैगन तुम्हारे लिए छोड़ दी थी, तो तुम अब उस पर राज कर सकते हो। माइकी की बात सुनकर डार्केन अंदाजा लगाता है कि ब्लैक ड्रैगन इजाना की वजह से बदल चुकी है। तभी यहाँ पर माइकी की सौतेली बहन एमा आ जाती है, और जब वो इजाना का नाम सुनती है तो वो सबको बताती है इजाना मेरा बड़ा भाई है। ये सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। एमा बताती है कि जब वो 3 साल की थी तब वो अपने बड़े भाई के साथ रहा करती थी, जिसके बाद वो माइकी और शिनिचिरो के साथ रहने लगी। ये सुनकर ताकेमिची बोलता है इसका मतलब ये है कि माइकी और इजाना दोनों भाई हैं। एनमा आगे बताती है कि शिनिचिरो और इजाना दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। जिसके बाद एनमा उन सबको शिनिचिरो के लेटर्स दिखाती है जो इजाना ने उसे भेजे थे। सभी लोग उन लेटर में से एक एक लेटर पढ़ने लगते हैं। डार्केन एक लेटर पढ़ता है जो इजाना ने शिनिचिरो को सबसे पहले लिखा था। इसमें इजाना शिनिचिरो का शुक्रिया करता है उससे मिलने के लिए, और वो आगे बताता है कि वो हमेशा से ही एक फैमिली चाहता था। यहीं हम देखते हैं कि माइकी भी एक लेटर पढ़ता है, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। तो ड्रैगन उस लेटर को पढ़ने लगता है। हमें पता चलता है कि ये लेटर ब्लैक ड्रैगन से लड़ाई के बाद का है। इजाना इसमें लिखता है कि मेरा सर कुछ समय से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, और ये सब कुछ मांजिरो की वजह से है। आप मुझे अगली बार मांजिरो यानी माइकी के बारे में मत बताना। एनमा आगे कहती है मुझे तो फैमिली मिल गई, लेकिन मेरे बड़े भाई को फैमिली नहीं मिली। ये कहकर एनमा भी इमोशनल होकर यहाँ से चली जाती है। डार्केन ताकेमिची से कहता है इजाना की फैमिली ने इजाना को छोड़ दिया था। शिनिचिरो ही वो बंदा था जो उससे मिलने जाया करता था, और इजाना बस शिनिचिरो को ही अपनी फैमिली मानता होगा। तो इजाना माइकी के बारे में आखिर क्या सोचता होगा। ताकेमिची सोचता है शिनिचिरो के बाद इजाना ने ही ब्लैक ड्रैगन को संभाला होगा, लेकिन शिनिचिरो ने माइकी से कहा था कि तुम्हें ही आगे जाकर ब्लैक ड्रैगन को संभालना है। इस बात पर इजाना माइकी के बारे में आखिर क्या सोचता होगा। जिसके बाद वो डार्केन से पूछता है क्या इजाना माइकी से जलता है। जिस पर डार्केन हाँ करता है और बोलता है वो माइकी से बहुत नफरत करता था। डार्केन आगे बोलता है जब तोमान बनी थी तब ब्लैक ड्रैगन के 9th जनरेशन के लीडर शियो ने उससे कहा था तुम्हें 8th लीडर की विल को जिंदा रखना होगा। वो जल्द ही माइकी और टोक्यो मांजी गैंग को कुचल देगा। ये सुनकर ताकेमिची बिल्कुल शॉक हो जाता है। डार्केन उसे आगे बताता है जब ब्लैक ड्रैगन ने काजुतोरा पर हमला किया था तब वो लोग बिना शिनिचिरो के पता लगे ही माइकी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। ये सुन ताकेमिची बोलता है अब मुझे समझ में आया शिनिचिरो अब है ही नहीं, और इसीलिए इजाना ने तेंजाकू बनाई जिससे वो माइकी को नुकसान पहुंचा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि ताकेमिची चीफियो को सारी बातें बता देता है और बोलता है फ्यूचर में नाओतो मर चुका है, जिसकी वजह से अब मैं फ्यूचर में नहीं जा सकता। आगे जाकर तेंजाकू और तोमान एक हो जाएंगे, जिसका लीडर माइकी होगा, और माइकी इजाना और केसाकी टेटा के कहने पर काफी गलत काम करने लगेगा। वो आगे कहता है अब से मैं अकेले ही काम करूंगा और इजाना और केसाकी टेटा को मार दूंगा। इस पर चीफू कहता है
है तो तुम फर्स्ट डिवीजन का क्या करोगे, जिस पर ताकेमिची कहता है ये मेरी अकेले की लड़ाई है। चीफ्यू बोलता है ये केवल दो भाइयों के बीच की लड़ाई नहीं है, शिनिचिरो ने एक लेजेंडरी गैंग बनाई थी जिसे आगे चलकर इजाना ने बुरा बना दिया और इसके बाद माइकी ने उन्हें हरा दिया था और इन सब के बाद ही तोमान बनी थी जिसमें मैं बाजी से मिला। चीफ्यू ताकेमिची को मोटिवेट करते हुए बोलता है तोमान के बनने में दोनों भाइयों की लड़ाई का बहुत बड़ा योगदान है और साथ ही फर्स्ट डिवीजन का, इसीलिए तुम्हें फर्स्ट डिवीजन के हर मेंबर से पूछना होगा कि वो लोग क्या चाहते हैं और ये एक कैप्टन का काम है। इसके बाद ताकेमिची फर्स्ट डिवीजन के हर मेंबर से पूछता है कि वो लोग क्या चाहते हैं तो वो लोग भी इजाना के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और ताकेमिची को सपोर्ट करते हैं। चीफ्यू ताकेमिची से कहता है तुम्हें कुछ भी अकेले करने की जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ खड़े हैं। तभी हम देखते हैं कि बाहर से कोई ताकेमिची को आवाज लगाता है जिसके बाद वो सभी बाहर आ जाते हैं। बाहर उनके सामने एक कार खड़ी होती है जिसके अंदर 5th डिवीजन का कैप्टन मूचो होता है। चीफ्यू ताकेमिची को वार्न करते हुए कहता है कुछ तो गलत है और तोमान का सिर्फ यही मेंबर है जो बहुत ज्यादा अलग है। तभी वहाँ पर बहुत सारे तोमान के मेंबर आ जाते हैं जो कि 5th डिवीजन को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद मोचो माइकी को बहुत ज्यादा मारने लगता है। ताकेमिची बोलता है हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन मोचो बिना रुके उसे मारता रहता है। ताकेमिची के मुंह से खून बहने लगता है और मोचो बोलता है आखिर इजाना मुझसे कितने काम करवाएगा। इसके बाद 5th डिवीजन के लोग ताकेमिची को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ताकेमिची को एक अंधेरी जगह पर बांधकर पटक दिया होता है और ताकेमिची मोचो से कहता है अभी हम तेंजाकू के साथ लड़ाई में थे और तुमने ये क्या कर दिया, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। इस पर मोचो कहता है मैंने सभी जरूरी मेंबर्स को पकड़ लिया है। इसके बाद ताकेमिची जब अपने आसपास देखता है तो वो पाता है कि यहाँ तो इनोपे और कोके भी है। तभी वहाँ खड़ा मोचो उससे बोलता है तोमान के अंदर 5th डिवीजन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। 5th डिवीजन के लोग चाहे तो गैंग के अंदर भी लड़ सकते हैं और ताकेमिची तुमने तो ये कभी नहीं सोचा होगा जब क्योमासा लगभग तुम्हें मारने ही वाला था तब वहाँ पर माइकी और डार्कन कहाँ से आ गए, वो भी एकदम करेक्ट टाइम पर। वो सब भी हमारे डिवीजन का ही करा धरा था। जब गैंग के अंदर हमें कोई भी गद्दार दिखता है तो हमें माइकी को रिपोर्ट करना होता है। माइकी को रिपोर्ट करने से पहले हम चाहे तो उसे थोड़ी सी सजा भी दे सकते हैं और इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी सभी कैप्टन में से मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ और इसीलिए माइकी ने मुझे ये काम दिया है। मोचो की ये सभी बातें सुनकर ताकेमिची सोचता है क्या मैंने कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से तोमान में कुछ हुआ है। अगले सीन में एनमा उन्हीं लेटर के बॉक्स को देख रही होती है जो शिनिचिरो को इजाना ने लिखे थे। एमा याद करती है कि कैसे कुछ लोगों ने इजाना को एडॉप्ट कर लिया था और वो अकेले रह गई थी। इधर हम वापस से ताकेमिची को देखते हैं। मोचो उससे कहता है मेरा एक ही रूल है, जिस पर भी मुझे शक हो उसे बराबर सजा मिलनी चाहिए। ताकेमिची बोलता है आखिर मुझे ये तो बताओ कि मैंने किया क्या है। तभी इनोपे बोलता है अब मुझे समझ में आया, तुमने मुझे इसीलिए पकड़ रखा है ना क्योंकि मेरा रिलेशन इजाना के साथ था। मैं पहले ब्लैक ड्रैगन का एक मेंबर हुआ करता था लेकिन मैंने उसे छोड़कर तोमान के 1st डिवीजन को ज्वाइन कर लिया और अब तुम्हें लग रहा है कि मैंने ब्लैक ड्रैगन को तोमान की इन्फॉर्मेशन बता दी होगी। ताकेमिची सोच रहा होता है कि आखिर मैं इसे कैसे समझाऊं कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। इनोपे आगे बोलता है इन सब में हमारा कोई हाथ नहीं है और अब तुम्हें माइकी को एक्सप्लेनेशन देने के लिए तैयार रहना होगा। ये सुन मोचो बोलता है तुम लोग अभी भी नहीं समझे, मेरा रोल बस इतना ही नहीं है। अभी कोके बोलता है गोस्ट ऑफ S62 ने अपना काम चालू कर दिया। ताकेमिची को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब लोग क्या बातें कर रहे हैं। तभी इनोपे बोलता है अब मुझे सब समझ में आ गया, मोचो भी पहले इजाना का दोस्त हुआ करता था जो कि S62 जनरेशन का ही हिस्सा था। ये सुनकर ताकेमिची एकदम शॉक। तभी मोचो बोलता है मुझे पहले ही पता था जब इजाना लीडर बनेगा तो मुझे आगे क्या करना है। असल में मैं तेंजाकू का फाउंडिंग मेंबर हूँ। ये सुनकर ताकेमिची समझ जाता है कि जब तेंजाकू ने सभी कैप्टन्स पर अटैक किया था तो सिर्फ मोचो ही क्यों बच गया और शायद काकोचा भी मुझे इसी चीज के लिए वार्न कर रहा था। अब ताकेमिची मोचो से बोलता है तो इसका मतलब तुम माइकी और तोमान दोनों को धोखा दे रहे हो। ये सुनकर मोचो बोलता है अगर मैं पहले माइकी से मिला होता तो चीजें अलग होती, लेकिन अब से तुम सभी मेरे दुश्मन हो और तुम लोग यहीं पर मारे जाओगे। ताकेमिची मोचो को समझाने की कोशिश करता है और बोलता है इजाना ने तेंजाकू बस इसीलिए बनाई है ताकि वो माइकी को हरा सके, क्या तुम्हें ये नहीं दिखता। मोचो बोलता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक तेंजाकू का लीडर इजाना है मैं सिर्फ उसके लिए काम करूंगा और मैंने सिर्फ तुम तीनों को ही इसलिए पकड़ा है क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। मोचो इनोपे और कोके से बोलता है तुम लोगों ने 1st डिवीजन को इसलिए ज्वाइन किया था ताकि कोई भी तुम्हारा दोबारा फायदा ना उठा सके और इसीलिए तुम लोग ब्लैक ड्रैगन के 10th लीडर ताइजू इशिबा को फॉलो किया करते थे और इनोपे तुमने उसकी मदद से ब्लैक ड्रैगन को वापस जिंदा कर दिया, जिसके बदले में तुमने उससे कोके को अपनी गैंग में शामिल करने को कहा। ये सब सुनकर ताकेमिची
ताकेमिची सोचता है कि आखिर इनोपे को कोके से क्या चाहिए था। मूचो बताता है तुम ये सब इसीलिए चाहते थे ना क्योंकि कोके को पैसा बनाना अच्छे से आता है और इसीलिए तुम उसे अपनी गैंग में शामिल करवा रहे थे, और इसीलिए इजाना भी कोके को इसी काम के लिए अपनी गैंग में चाहता है। ये सब सुनकर ताकेमिची फ्यूचर को याद करने लगता है और सोचता है हम चाहे कितनी बार भी पास्ट चेंज कर दे लेकिन फ्यूचर में कोको वही बंदा रहेगा जो हर गैंग के फाइनेंशियल संभालेगा। मूचो आगे बोलता है लेकिन इसमें एक दिक्कत है, कोके बस इनोपे की सुनता है और पता नहीं इनोपे क्यों बस ताकेमिची के पीछे है। इसके बाद मूचो कोके को धमकी देते हुए कहता है अगर तुमने तेंजाकू को ज्वाइन नहीं किया तो मैं यही ताकेमिची और इनोपे को मार दूंगा। इसके बाद मूचो ताकेमिची से कहता है तुम्हें गलत लगता है कि इजाना सिर्फ माइकी को हराना चाहता है। इजाना असल में कोके के पैसे, कैसाकी की चतुराई और माइकी की पर्सनालिटी के दम पर सबसे स्ट्रॉन्ग गैंग बनाना चाहता है। मूचो आगे कहता है हम S62 के मेंबर सभी 18+ हैं तो अब हम बच्चों वाली हरकत नहीं करेंगे। इसके बाद मूचो कोके से उसका जवाब पूछता है लेकिन कोके को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो क्या कहे। ताकेमिची सोचता है मैं कोके को तेंजाकू ज्वाइन करने नहीं दे सकता हूँ। पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं फ्यूचर वाली तोमान बनने से कैसे रोकूंगा, लेकिन अब मुझे जीत की एक किरण नजर आ रही है। ताकेमिची खड़ा होकर मूचो से बोलता है मैं फर्स्ट डिवीजन के किसी भी मेंबर को तेंजाकू ज्वाइन करने नहीं दूंगा। और ये सुनकर मूचो काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और वो ताकेमिची से बोलता है क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। ताकेमिची बोलता है यहाँ बात जीतने और हारने की नहीं है। ये सुनकर इनोपे को शिनिचिरो की याद आ जाती है। शिनिचिरो कहता था क्या जीतना ही जरूरी है। इसके बाद ताकेमिची एक गहरी सांस लेता है और मूचो पर अटैक कर देता है लेकिन मूचो ताकेमिची को बहुत मारता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ताकेमिची अपनी आंख खोलता है और वो खुद को और इनोपे को एक कचरे के ढेर में पाता है। वो याद करता है कि जब मैं मूचो से लड़ रहा था तभी इनोपे भी मेरी मदद करने आया था, लेकिन मूचो ने दोनों को ही बहुत मारा और दोनों को पिटता देखकर कोको ने दोनों की जान बचाने के लिए तेंजाकू को ज्वाइन कर लिया। अब हम देखते हैं कि ताकेमिची इनोपे को अपनी पीठ पर बैठाकर घर की ओर ले जा रहा होता है। इनोपे इसके लिए उसको शुक्रिया बोलता है और बोलता है मैं तुम्हें और कोके को नहीं बचा पाया। इस पर ताकेमिची उसे दिलासा देते हुए कहता है कोई बात नहीं, वो सिर्फ कोको का पैसे के लिए यूज करना चाहते हैं और उसे मारेंगे नहीं। मुझे शुरुआत में लगा था कि तुम भी तेंजाकू के मेंबर्स की तरह ही गंदे लोग हो, लेकिन तुम लोगों ने मुझे बचाने की कोशिश करी और कोके ने भी हम दोनों की जान बचाने के लिए ही तेंजाकू को ज्वाइन किया। तुम लोग बहुत अच्छे लोग हो और अब तुम दोनों मेरे दोस्त हो और मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। लेकिन ताकेमिची के पास अभी कोई भी प्लान नहीं था और ये सुनकर इनोपे हंसने लगता है। इसके बाद इनोपे ताकेमिची को कोके और उसकी सीक्रेट जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर वो दोनों अपनी चोट पर दवाई लगाने लगते हैं। तभी इनोपे बोलता है मैं सिर्फ ब्लैक ड्रैगन को वापस से जिंदा करना चाहता था और इसमें कोके ने मेरा पूरा साथ दिया, जबकि मैं किसी भी काम का नहीं था और अब मैं कोके को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये बोलकर वो रोने लग जाता है और ताकेमिची से बोलता है मैं अपनी जान तुम्हें सौंपता हूँ, प्लीज तुम ब्लैक ड्रैगन की 11th लीडर बन जाओ और कोके को बचा लो। लेकिन ये सुनकर ताकेमिची एकदम शॉक हो जाता है। कुछ टाइम बाद इनोपे को रियलाइज होता है कि उसने आखिर ताकेमिची से क्या कहा और इसीलिए वो उससे माफी भी मांगता है। इनोपे ताकेमिची को बताता है कि ये जगह माइकी के बड़े भाई का गैराज हुआ करता था जहाँ पर हम जैसे बच्चे आकर बैठ जाया करते थे। इस जगह पर मैं अपने सीनियर्स के साथ आया करता था और हम सभी शिनिचिरो से बहुत अच्छे से बात किया करते थे। वो मेरे लिए एक हीरो की तरह था। ये सुनकर ताकेमिची उससे बोलता है तो क्या इसलिए तुम ब्लैक ड्रैगन को वापस से जिंदा करना चाहते हो। इनोपे आगे कहता है मैंने ब्लैक ड्रैगन के मेंबर से उनकी कहानी सुनी है, वो लोग बहुत मजा किया करते थे। उनका लीडर शिनिचिरो हमेशा कहा करता था क्या सही में हम ये काम करने वाले हैं। मुझे हमेशा से ही एक ऐसी गैंग चाहिए थी जिसके अंदर हम सभी दोस्तों की तरह रहें और फालतू की बातों पर हंसते रहें, और इसीलिए मैंने ब्लैक ड्रैगन को ज्वाइन किया था। लेकिन तब तक इजाना लीडर बन चुका था और वो मुझे अपने बहुत क्लोज मानता था। इजाना के लीडर बनने के बाद ब्लैक ड्रैगन हर तरीके के गंदे काम करने लगी, जैसे कि लूटपाट, ड्रग्स, ये सभी तरीके के गंदे काम ब्लैक ड्रैगन करने लगी। इजाना के लीडर बनने के बाद ब्लैक ड्रैगन अपना असली गोल भूल चुकी थी और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब उनके जैसा बन गया। लेकिन एक दिन मुझे सुधार घर भेज दिया गया और जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि ब्लैक ड्रैगन तो खत्म हो चुकी है और इसीलिए मैंने ताइजू से हेल्प मांगी ताकि मैं ब्लैक ड्रैगन को वापस से जिंदा कर सकूं, और उसके आगे की कहानी तो तुम्हें पता ही है। ये सब सुनकर ताकेमिची बोलता है मैं भी किसी को बचाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अब तक कोई भी सफलता नहीं मिली है और इसीलिए मैं ये सारी बातें समझ सकता हूँ। इसके बाद ताकेमिची खड़ा होता है और इनोबे से बोलता है तो ठीक है, तोमान के फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन और ब्लैक ड्रैगन का 11th लीडर यानी कि मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि हम कोके को बचा कर रहेंगे।
और साथ में हम केसाकी और तेंजाकू को कुचल देंगे। और इनोपे का एक फ्लैशबैक देखते हैं। जब ताइजू हार गया था तो उसके एक दिन बाद इनोपे माइकी से मिलने आया था। माइकी इनोपे को देखकर बोलता है, तो अगले ब्लैक ड्रैगन के लीडर तुम इनोई बनने वाले हो ना? इस पे इनोपे बोलता है, नहीं मैं नहीं बनने वाला। अब अगला ब्लैक ड्रैगन का लीडर हानागाकी ताकेमिची बनेगा, क्योंकि देखा जाए तो उसने ही ताइजू को असल में हराया है, क्योंकि तुम तो आखिरी टाइम पर आए थे और उसने काफी देर तक ताइजू को संभाले रखा। ये बात सुनकर माइकी एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या बोला तुमने इनोई ताकेमिची? आखिरकार तुम ताकेमिची को ही ब्लैक ड्रैगन का लीडर क्यों बनाना चाहते हो? इस पे इनोई जवाब देते हुए बोलता है, हानागाकी ताकेमिची बिल्कुल हमारे फर्स्ट जनरेशन के लीडर शिनिचिरो मांजी की तरह है। ताकेमिची में भी वही बात है जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के लीडर शिनिचिरो मांजी में थी। शिनिचिरो का नाम सुनकर माइकी एकदम गुस्से में आ जाता है और बोलता है, आखिर तुम होते कौन हो ताकेमिची को मेरे भाई से कंपेयर करने वाले? और वैसे भी ताकेमिची को पहले मैंने ढूंढा था, इसलिए तुम उसे मेरे से नहीं छीन सकते। लेकिन अगर ताकेमिची खुद ऐसा चाहता है तो इसके बारे में मैं एक बार और सोचूंगा। इन सब के बाद फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और इनोपे सोच रहा होता है, आखिर किसने सोचा था कि एक दिन मैं तोमान को ज्वाइन करूंगा। इसके बाद ताकेमिची और इनोपे पूरी फर्स्ट डिवीजन के साथ माइकी के पास रिपोर्ट करने जाते हैं कि मूचो एक गद्दार है। ताकेमिची माइकी को सब कुछ बताता है कि आखिर कैसे मूचो ने उन लोगों को किडनैप किया और आखिर उसने कैसे कोके को मजबूर किया अपने साथ जाने के लिए, और उसने तोमान और माइकी को धोखा क्यों दिया और वो ये सब क्यों कर रहा है। ताकेमिची की सारी बातें माइकी बड़े ध्यान से और शांति से सुनता है और फिर बोलता है, तो अब हमें मूचो ने भी धोखा दे दिया और किसने सोचा था कि उसका रिलेशन इस जाना के साथ होगा। और इनोई तुम्हें क्या लगता है कि तेंजाकू हम पर कब अटैक करने वाली है? इस पर इनोई बोलता है, मेरे हिसाब से वो कल अटैक करेंगे, क्योंकि कल ब्लैक ड्रैगन का 11th बर्थडे है और इजाना शिनिचिरो को बहुत मानता है और इसीलिए कल का दिन उसके लिए काफी ज्यादा स्पेशल है। इस पर माइकी बोलता है, तो ठीक है, कल तोमान के सारे मेंबर एक ही जगह इकट्ठा होंगे और तेंजाकू से लड़ने की प्लानिंग करेंगे और कल ही हम तेंजाकू पर अटैक करेंगे। और आज की मीटिंग यहीं पर खत्म होती है और कल हमारी फाइनल मीटिंग होगी, तो अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। दूसरी तरफ हम इजाना को देखते हैं जो कि तेंजाकू के साथ किसी को मारने की प्लानिंग कर रहा होता है। इस पर काकुचो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इजाना उसकी बात को नहीं सुनता। अगले दिन हम देखते हैं कि तोमान की एक बड़ी मीटिंग होती है जिसके अंदर तोमान के काफी मेंबर आ चुके थे और काफी मेंबर अभी आ रहे थे। थोड़ी देर में ही तोमान की मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और डार्किन बोलता है, आज यानी कि 26 फरवरी को तोमान की तेंजाकू के साथ एक बड़ी लड़ाई होगी। ये लड़ाई जल्द ही स्टार्ट होने वाली है, तो खुद को तैयार कर लो। तेंजाकू को हराना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक गैंग नहीं है, वो एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है और वो लोग जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो सावधान रहना। तभी मीटिंग में हकाई आता है और बोलता है, हमें भी उन लोगों के खिलाफ बुरी टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि उन लोगों ने मित्सुआ और स्माइली पर अटैक कर दिया था और अभी करेंटली वो दोनों हॉस्पिटल में है और फर्स्ट डिवीजन अभी कमजोर है और बाकी डिवीजन के कैप्टन नहीं है, तो ऐसे आखिर हम कैसे जीतेंगे। मित्सुआ और स्माइली पर अटैक होने की बात सुनकर ताकेमिची, डार्किन और माइकी सारे के सारे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हकाई बोलता है, बिना हमारे कैप्टन्स के आखिर हम कैसे लड़ सकते हैं और कैसे जीत सकते हैं। इस बात पर तोमान के सारे मेंबर एग्री करते हैं और बोलते हैं, हम भी हमारे कैप्टन के बगैर नहीं लड़ेंगे। अब तोमान के मेंबर माइकी से वेपन यूज करने की परमिशन मांगने लगते हैं। वो लोग सोचते हैं कि अगर वो वेपन का यूज नहीं करेंगे और बुरी टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो लोग पक्का हारेंगे। तभी पेयान अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाने लगता है और सभी लोगों का ध्यान पेयान पे चला जाता है और वो बोलता है, चुप हो जाओ तुम लोग, आखिर तुम लोगों को इतना शोर करने की परमिशन किसने दी? पाचान ने वेपन का इस्तेमाल किया था और इसीलिए वो अभी जेल में है और इसी बात से गुस्से के कारण मैंने डार्किन को मारने की कोशिश करी, लेकिन माइकी ने मुझे इसके लिए माफ कर दिया और मुझसे बोला, हम जैसे लोग जो कि उसके दोस्त हैं वो उन्हें और खोना नहीं चाहता और उनसे लड़ना नहीं चाहता और इसीलिए अब मैं और डरपोकों की तरह नहीं लड़ूंगा। मैं मित्सुआ पे हुए अटैक से दुखी हूँ और तुमसे सहमति भी रखता हूँ हकाई, और मैं तुम्हारे गुस्से को भी समझता हूँ, लेकिन क्या तुमने एक बार भी सोचा क्या माइकी इससे खुश है? तभी माइकी बोलता है, हकाई मैं चाहता हूँ कि तुम मित्सुआ के साथ रहो क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहता। और सभी लोग सुनो, भले ही हमारे कैप्टन हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन इस लड़ाई में मैं भी तुम्हारे साथ लड़ूंगा और जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ तब तक तोमान नहीं हारेगी। माइकी की बात सुनकर तोमान के सारे मेंबर जोश से भर जाते हैं और तोमान का नाम चिल्लाने लगते हैं। इन सब के बाद हम ताकेमिची और इनोई को शिनिचिरो की कब्र के पास देखते हैं। इनोई बोलता है, शिनिचिरो सा आपके सामने अभी ब्लैक ड्रैगन का
11th लीडर खड़ा है, हानागाकी ताकेमिची। ताकेमिची शिनिचिरो को रिस्पेक्ट दिखाने के लिए अपने सर को झुकाता है और इसके बाद ताकेमिची बोलता है, मैं ब्लैक ड्रैगन को एक दिन सबसे अच्छी टीम बनाकर दिखाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि इज़ाना शिनिचिरो की कब्र के पास आता है। इज़ाना दोनों को देखकर बोलता है, ब्लैक ड्रैगन के 11th बर्थडे पर ब्लैक ड्रैगन का 11th लीडर, इंटरेस्टिंग। इनो पे पहले इज़ाना को देखकर घबराने लगता है, लेकिन फिर वो इज़ाना की गुद्दी पकड़कर बोलता है, कोके को लौटा दो इज़ाना। इस पर इज़ाना उसे कुछ नहीं करता। तभी हम लोग देखते हैं कि शिनिचिरो को विजिट करने के लिए यहाँ पर माइकी और एनमा आते हैं। ये सब देखने के बाद माइकी ताकेमिची से बोलता है, एनमा को लेकर दूसरी तरफ चले जाओ, और ताकेमिची ऐसा करता भी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केसाकी बेसबॉल बैट को अपने हाथ में लेकर हानमा की बाइक पर बैठ रहा होता है। इसके बाद हम ताकेमिची और एनमा को देखते हैं जो कि माइकी से रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं। एनमा बोलती है, कुछ भी हो जाए मैं माइकी की मदद जरूर करूंगी, जैसे वो हमारी करता है। इसके बाद एनमा रोड साइड वेंडिंग मशीन में ताकेमिची और अपने लिए जूस लेने जाती है और आज एनमा काफी ज्यादा खुश थी। दूसरी तरफ हम केसाकी को देखते हैं जो कि बाइक पर बैठकर कहीं जा रहा होता है। तभी हमें केसाकी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। केसाकी इज़ाना से बोलता है, मैं तुम्हारी सिस्टर को देख लूंगा। अब एमा रोड क्रॉस कर रही होती है। तभी केसाकी बाइक पर बैठकर काफी तेजी से आता है। ताकेमिची और एमा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है, और जब तक उन लोगों को कुछ समझ में आता, केसाकी अपने बेसबॉल बैट से एनमा के सर पर काफी तेजी से मारता है, जिसकी वजह से एमा बहुत दूर जाकर गिरती है। इसके बाद हम ताकेमिची को देखते हैं जिसको कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एमा को इतनी ज्यादा चोट लगी है कि उसके सर से काफी ज्यादा खून बह रहा है। और वहीं केसाकी हानमा के साथ अपनी बाइक को रोक लेता है। ताकेमिची को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि कब केसाकी ने एनमा के सर पे मारा और अब उसे आगे क्या करना चाहिए। केसाकी ताकेमिची से बोलता है, अब सब यहीं पर खत्म हो जाएगा मेरे हीरो हानागाकी ताकेमिची। इतनी तेज की आवाज सुनकर माइकी वहां पर आ जाता है और वो देखता है कि एमा के सर से बहुत ज्यादा खून बह रहा है और वो जमीन पर पड़ी हुई है। माइकी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब कैसे हो गया और किसने एमा के सर पर मारा। वो एमा को ऐसी हालत में देखकर चौंक गया था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे आगे क्या करना चाहिए। इज़ाना यहाँ केसाकी से बोलता है, तुम्हारी जगह किसी और को अरेस्ट करवा दिया गया है तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर केसाकी इज़ाना से बोलता है, मैं माइकी को बहुत अच्छे से जानता हूँ और मुझे लगता है कि माइकी बहुत सही मीडियम है लीडर बनने के लिए, और इसीलिए अब मुझे लगता है कि माइकी को तोमान के साथ नहीं होना चाहिए क्योंकि वो उसे बर्बाद कर देंगे, और इसीलिए अब मुझे इसमें इन्वॉल्व होना होगा। जब मैंने पहले क्योसामा की मदद से डार्कन को मारने की कोशिश करी थी तब ताकेमिची ने उसे बचा लिया था, और जब मैंने वलहला गैंग को बनाकर माइकी को उसका लीडर बनाना चाहा तब बाजी बीच में आ गया, और इसीलिए मुझे काजुतोरा के हाथों से बाजी को मरवाना पड़ा, और इसीलिए जो भी मेरे प्लान के बीच में आएगा मैं उसे मारने से भी नहीं चूकूंगा। लेकिन मुझे ये सब कर कर खुशी नहीं मिलती, लेकिन जब मैं माइकी को उसके किसी करीबी को खोते हुए देखता हूँ तब मुझे बहुत खुशी मिलती है, मुझे काफी अच्छा लगता है। इस पर इज़ाना बोलता है, तो इसीलिए तुमने एमा को मारा, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम इसमें खुद इन्वॉल्व क्यों हुए, क्योंकि तुम तो किसी का भी इस्तेमाल कर कर एमा को मरवा सकते थे। इस पे केसाकी बोलता है, मैंने अभी अभी तुम्हारी बहन को मारा है लेकिन तुम्हें इस बात की चिंता है। इस पर इज़ाना बोलता है, वो मेरी बहन नहीं थी, मैं इतने सालों तक अनाथ आश्रम में पलता रहा, लेकिन शिनिचिरो ही वो बंदा था जो मुझसे मिलने आता था और उसने ही मुझे अपनेपन और प्यार का सही मतलब बताया है, और मैं चाहता हूँ कि शिनिचिरो सिर्फ मुझसे ही प्यार करे, और इसीलिए जितने भी लोग शिनिचिरो से प्यार करते हैं मैं उन सभी लोगों को मार दूंगा। और केसाकी तुम ही ये सब कर सकते हो और इसीलिए मैं खुद को तुम्हें यूज करने दे रहा हूँ, और क्योंकि अब माइकी अंदर से मेरी तरह ही पूरी तरह से खाली हो चुका है इसलिए मैं माइकी को मनाऊंगा, और ये मैं धीरे धीरे करूंगा। और केसाकी अब तोमान तुम्हारा है, और यहाँ केसाकी सोच रहा होता है कि अब तुम क्या करोगे मेरे हीरो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डार्कन एमा की लाश के सामने खड़ा होता है और वो एमा की लाश को देखकर पूरी तरह से शॉक हो चुका है, और माइकी की भी सही हालत अब नहीं बची है। यही ताकेमिची सोच रहा होता है, मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा। तभी डार्कन आकर माइकी को 1 मिनट बाहर आने के लिए कहता है। यहाँ डार्कन माइकी से पूछता है आखिर ये कैसे हुआ, और फिर वो खींच कर माइकी को एक रैपट मारता है और बोलता है, आखिर ये कैसे हो सकता है, तुम्हारे होते हुए ये कैसे हुआ, तुम आखिर वहाँ कर क्या रहे थे। ये देख ताकेमिची डार्कन से माफी मांगते हुए कहता है, डार्कन ये सब मेरी गलती है क्योंकि मैं ही उस वक्त एमा के साथ था और मैं ही एमा को नहीं बचा पाया, और इसीलिए तुम्हें जो भी करना है या
जिसे भी मारना है तो मुझे मारो। शिनिचिरो की ग्रेवयार्ड पर हम इस जाना से मिले थे और माइकी ने मुझे तभी एमा का ख्याल रखने को कहा था, लेकिन मैं एमा का ख्याल नहीं रख पाया और मैं उसे बचा नहीं पाया। लेकिन डार्केन माइकी को मारकर बोलता है, मुझे तो लगा था तोमान तुमने हम सबको बचाने के लिए बनाई है, और वो माइकी को बहुत मारने लगता है। तभी ताकेमिची डार्केन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डार्केन माइकी को मारते हुए कहता है, तुम्हारी वजह से पा और काजुतोरा अब जेल में है और बाजी मारा गया और अब एमा भी। और इसके बाद डार्केन रोने लग जाता है। तभी ताकेमिची उससे कहता है, खुद को संभालो डार्केन, क्योंकि मैं जिस डार्केन को जानता हूँ वो ये सब सह सकता है और अब तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा कि एमा मर चुकी है। तभी ताकेमिची हिना के बारे में सोचने लग जाता है। तभी वो बोलता है, ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मैं भी हिना की मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था और इसीलिए मैं हिना को इस टाइम पर गले लगाना चाहता हूँ और उससे आई लव यू बोलना चाहता हूँ। लेकिन ये लोग मेरी तरह पास्ट में जाकर उन लोगों को नहीं बचा सकते जिनसे ये लोग प्यार करते हैं और इसीलिए ये लोग इस डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और माइकी, मैं ये जानता हूँ कि तुम इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुमने अपने चाहने वालों की मौत को आज तक एक्सेप्ट नहीं किया है और इसलिए अब तुम्हारे पास गिरने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है क्योंकि मैं कुछ भी चेंज नहीं कर पाया। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग माइकी का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर इनोपे अपनी बाइक से आता है और यहाँ ताकेमिची माइकी से बोलता है, मुझे पता है ये टाइम सही नहीं है इस बात को कहने का, लेकिन माइकी आज हमें तेंजाकू से लड़ना है और अगर तुम ऑर्डर नहीं दोगे तो कोई भी कुछ नहीं करेगा। और माइकी, केसाकी ने ही एमा को मारा है और जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ उसने खुद को बचाने का प्लान बना लिया होगा और इसीलिए मैं तेंजाकू को हरा कर रहूंगा, चाहे मुझे अकेले ही क्यों ना लड़ना पड़े। और तब ताकेमिची यहाँ से चला जाता है। वहीं हिना एमा की लाश को देखकर बहुत जोर से रोने लग जाती है। हिना को रोता देखकर ताकेमिची उसे हंसाने की कोशिश करता है। इस पर एमा ताकेमिची को डांटती है, लेकिन वो देखती है कि ताकेमिची तो खुद ही रो रहा है। ताकेमिची बोलता है, जब मैं फ्यूचर में एक डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करता था तब वहाँ पर जब भी कोई बच्चा रोता था तब मैं इस चीज से उसे डिस्ट्रैक्ट करता था और उसे हंसाता था और इसलिए हिना मैं तुम्हें बचाऊंगा। मुझे पता है ये सब एक बेवकूफी है, लेकिन यही मेरी सच्चाई है। मैं एक बेवकूफ और होपलेस इंसान हूँ जिसे नहीं पता है कि आखिर चल क्या रहा है और जब भी मुझे चोट लगती है तो मैं हमेशा ही भागता रहा हूँ, लेकिन अब नहीं और इसीलिए अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे अभी भी करनी है और एक हीरो हमेशा ही ऐसा करता है और वो कभी नहीं भागता। और हिना तुम हमेशा ही हंसते रहना और यहाँ से जा तक ताकेमिची सोचता है, मैं हमेशा तुम्हें बचाऊंगा हिना। तो चलो किसाकी इसको खत्म करते हैं। और चीफ्यू ताकेमिची को यहाँ बाइक से लेने आया होता है। तोमान के अंदर चीफ्यू सबको बता देता है कि माइकी की बहन एमा मारी गई। ये सुन पूरी तोमान हिल जाती है। फिर वो माइकी और डार्केन का हाल पूछते हैं। चीफ्यू बताता है वो दोनों ठीक हैं, लेकिन वो लोग लड़ नहीं सकते। ये सुनकर पूरी तोमान दोबारा हिल जाती है और बोलती है, बिना माइकी के आखिर हम कैसे जीतेंगे। तभी इनोपे भी बोलता है, ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिना माइकी के हम कैसे जीतेंगे। बिना राजा के प्रजा कुछ नहीं होती और अगर बिना माइकी के आज हम लड़े तो हमारा हारना पक्का है और इसीलिए मुझे लगता है कि आज हमें लड़ना नहीं चाहिए। इस बात पर पूरी तोमान एग्री करती है, लेकिन ताकेमिची बोलता है, मैं जानता हूँ कि अगर आज को छोड़कर हम कभी किसी और दिन लड़ेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन हमें आज ही लड़ना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि तोमानो कोई भी मेंबर ताकेमिची की बात को नहीं मानता है और वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। इस पर ताकेमिची सोचता है सभी लोग सही कह रहे हैं, लेकिन अगर आज हम नहीं लड़ेंगे तो बाद में तोमान हमें बहुत गंदी तरह से हराएगा, जिसका सीधा मतलब ये होगा कि केसाकी के प्लान से ही सब कुछ हो रहा है। और ताकेमिची सोचने लगता है मुझे ये सब अकेले ही करना होगा। इस पर चीफ्यू ताकेमिची से पूछता है, आखिर तुम क्या सोच रहे हो। ताकेमिची बोलता है, लगता है मुझे अकेले ही लड़ना होगा। चीफ्यू बोलता है, मुझे लगा ही था, तो चलो साथ में मरते हैं। तभी अकुन बोलता है, तुम दोनों अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और ताकेमिची के सारे दोस्त ताकेमिची के साथ होते हैं। तभी यहाँ स्माइली आ जाता है और बोलता है, ताकेमिची हमेशा उस लड़ाई को चुनता है जिसे वो कभी नहीं जीत सकता। वहीं मित्सुहा भी दूसरी तरफ से बोलता है, और क्योंकि ताकेमिची पूरी तरह से पागल है इसलिए वो लड़ाई से कभी नहीं भागता। स्माइली और मित्सुहा को यहाँ देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एंग्री बोलता है, तुम्हें
तुम्हें अकेले इस लड़ाई में जाने की जरूरत नहीं है। तभी इनोबे बोलता है, क्या तुम लोगों का दिमाग अब पूरी तरह से खिसक चुका है? चिफियू बोलता है, मुझे पता है हमारे जीतने के चांस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आज हम नहीं लड़े तो तोमान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और इसीलिए आज हमें लड़ना होगा और माइकी के बिना ही तेंजाकू से जीतना होगा। ये सुनकर सभी लोगों के अंदर जोश भर जाता है और वो तोमान के नारे लगाने लगते हैं। तभी ताकेमिची चिफियू से बोलता है, चिफियू मैं एमा और बाजी को भी बचा लूंगा। मुझे नहीं पता मैं ये कैसे करूंगा, लेकिन मैं ये कर लूंगा, क्योंकि अगर मैं पास्ट में वापस आ सकता हूँ और मेरे लिए टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है तो मैं ये सब कर सकता हूँ। इसके लिए पहले मुझे तेंजाकू को हराना होगा और इसके बाद इजाना और केसाकी को ठिकाने लगाना होगा। इसके बाद पूरी तोमान लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है और एपिसोड की एंडिंग में हम इजाना को देखते हैं जो कि बोलता है, तो आज हम यहाँ पर हिस्ट्री को चेंज करने वाले हैं। इजाना को देखते हैं जो कि टोक्यो के सबसे बड़े गुंडों को मार रहा था। ये सभी तेंजाकू वर्सेस तोमान देखने आए थे और ये सभी एक तरह से यहाँ के मेहमान थे, पर तेंजाकू ने इन सभी को बहुत गंदी तरह से मारा होता है और अब तक 10 बज जाते हैं, लेकिन तोमान का कोई अता पता नहीं होता। और आखिर पूरी तोमान आखिर आएगी किसके साथ? उनके सबसे अच्छे मेंबर्स तो जख्मी हैं। तोमान का हर कैप्टन सबसे ज्यादा जख्मी है और एमा की डेथ से माइकी और ड्रैगन तो इस लड़ाई से पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं। सभी सोचते हैं कि अभी तोमान में मातम का माहौल होगा और कोई नहीं आएगा। जहाँ सभी बड़े मेंबर्स तेंजाकू के साथ अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, वहीं पर कोके इजाना के साथ अपने बचपन की बातों को याद करता है, जहाँ इजाना ने उससे कहा था कि वो लोग कभी नहीं हारेंगे। और अब कोके सोचता है कि मेरा मन हो या ना हो, लेकिन इजाना जो कहेगा वो मैं करूंगा। और अब तेंजाकू ने टोक्यो के सभी बड़े गुंडों को मारकर अडल्ट अंडरवर्ल्ड को भी चैलेंज कर दिया है। अब जो भी तेंजाकू के सामने आएगा उसे ये लोग कुचल देंगे, चाहे वो याकुजा ही क्यों ना हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब यही लोग कंट्रोल करेंगे जापान के अंडरवर्ल्ड को। और इजाना सोचता है, और इन सब के बीच में तुम होगे माइकी। जहाँ तेंजाकू के सभी मेंबर सोच रहे होते हैं कि बिना माइकी के तोमान कुछ नहीं है और कोई नहीं आएगा, वहीं किसाकी को इस बात पे भरोसा था कि वो आएगा। और तभी बाइकों की आवाज आने लगती है और सामने होती है तोमान गैंग। अब सभी लोग अपनी बाइक से उतरकर अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और तेंजाकू भी उनके सामने आके खड़ी हो जाती है। अब दोनों गैंग एक दूसरे के सामने खड़ी होती है। तभी केसाकी बोलता है, मैं काफी देर से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मेरे हीरो। ताकेमिची सोचता है क्योंकि केसाकी काफी ऊंचाई पे खड़ा है, इसीलिए उन्हें पहले तेंजाकू से निपटना होगा, यानी कि केसाकी तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं है। और ये फाइट वो तो बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाली, क्योंकि जहां तोमान के बस मुट्ठी भर बंदे हैं, वहीं तेंजाकू के तोमान से 10 गुना ज्यादा बंदे हैं। अब इजाना बोलता है, तो चलो इस फाइट की शुरुआत करते हैं वैनगार्ड फाइट के साथ, जो कि असल में S62 जनरेशन का एक वर्चुअल टाइप भी है, जिसके अंदर दोनों गैंग से सबसे पावरफुल मेंबर आते हैं और लड़ाई को शुरू करते हैं। अब तेंजाकू की साइड से आता है मादरे में, जो कि ब्लैक ड्रैगन का 9th जनरेशन लीडर भी था, जिसका सामने करने तोमान से ताकेमिची आगे बढ़ता है, लेकिन तभी ताकेमिची को रोककर आगे बढ़ता है पेयान, क्योंकि ताकेमिची तोमान का अभी लीडर है, इसीलिए इस लड़ाई में सबसे आगे जाएगा पेयान। पेयान बोलता है, मेरा नाम पेयान है और मैं 3rd डिवीजन तोमान का एक्टिंग कैप्टन हूँ। पर मादरे में को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बस यही कहता है, मैं सबको कुचल दूंगा। ये सारी बकवास सुनकर पेयान बिल्कुल पक जाता है और फाइट स्टार्ट होते ही पेयान इसको एंड भी कर देता है। वो एक मुक्के में ही मादरे में को ढेर कर देता है। तभी हकाई रिवील करता है कि पेयान चाहे बस दिखने में ही बेवकूफ है, लेकिन एक बार उससे मित्सुआ ने कहा था कि वो हक्काई से काफी ज्यादा पावरफुल है और इससे तेंजाकू वाले बिल्कुल घबरा जाएंगे। पूरी तोमान तेंजाकू से लड़ने के लिए ताकेमिची के ऑर्डर का इंतजार करती है। वहीं ताकेमिची सोचता है और याद करने लगता है फ्यूचर के इजाना को कि कैसे उसने कितने गलत काम किए थे और कैसे कल केसाकी ने एमा को मारा था। ये याद करके ताकेमिची काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और काफी ज्यादा जोश से भर जाता है और तोमान को ऑर्डर देता है आगे बढ़ने के लिए। अब दोनों गैंग एक दूसरे से लड़ने लगती है और एक दूसरे को बहुत गंदी तरह मार रही होती है। वहीं पेयान तेंजाकू को एक एक बंदे को बहुत गंदी तरह मार रहा होता है। सभी लोगों को लगता है कि ये कोई मॉन्स्टर है। ये देखकर ताकेमिची का थोड़ा ध्यान भटक जाता है और तभी तेंजाकू का एक मेंबर ताकेमिची पर अटैक करता है, लेकिन तभी हक्काई बीच में आकर उसे बचा लेता है। और वहीं हम एंग्री को भी देखते हैं जो कि काफी गुस्से में तेंजाकू के मेंबर से लड़ रहा होता है। सभी तोमान के मेंबर जैसे तैसे तेंजाकू को
टक्कर दे रहे होते हैं। वहीं चीफ यू फर्स्ट डिवीजन तोमान के मेंबर और ताकेमिची को आगे लेकर बढ़ रहा होता है। क्योंकि इनके मेंबर्स की संख्या बहुत कम है, इसीलिए इन्हें पहले केसाकी को पीटना है और ये लोग इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं। पर इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि केसाकी आखिर इतनी ऊपर चढ़ कैसे गया। पर ताकेमिची सोचता है इतनी बार अपने फ्यूचर को और पास्ट को दोहराने के बाद अब मुझे मौका मिला है केसाकी से लड़ने का और उसे पीटने का। यहाँ ताकेमिची को पक्का भरोसा होता है कि केसाकी भी एक टाइम ट्रैवलर है और आज वो केसाकी को नहीं छोड़ेगा। अब सभी तोमान के मेंबर इस फाइट में काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे थे और काफी गंदी तरह तेंजाकू के बंदों को मार रहे थे। वहीं कुराकावा इज़ाना अपने ही मेंबर से नाराज होता है जो कि एक मुक्के में ही ढेर हो गया। यहाँ पेयान एक बीस्ट की तरह आगे बढ़ रहा होता है और सभी लोगों की इससे फट रही होती है। पर अब सबको रोककर सीधा इज़ाना उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसे चैलेंज करता है। पेयान काफी गुस्से में इज़ाना की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन इज़ाना एक लात में ही पेयान को ढेर कर देता है, बिल्कुल माइकी की तरह। और तब ताकेमिची ये कन्फ्रंट कर पाता है कि इज़ाना भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद हम S62 जनरेशन के पास्ट को देखते हैं, जहाँ पर वो एक गैंग से लड़ रहे थे। उन्हें काफी दिक्कत आई लेकिन वो लोग कामयाब रहे। पर वहीं एक मेंबर एक बंदे को काफी ज्यादा पीटे जा रहा था, लगातार बार बार मारे जा रहा था और वो पर्सन था, उसका नाम था कुराकावा इज़ाना। जिसके बाद सभी लोगों ने उसे अपना लीडर मान लिया। वहीं इज़ाना अपने 4 मेंबर से कहता है लेकिन हमें और भी आगे जाना होगा और भी ज्यादा दुष्ट बनना होगा। और यहाँ प्रेजेंट में वो अपने असली मेंबर्स को आगे भेजता है और इनमें से ही एक ताकेमिची के सामने आ जाता है जिसने चीफ यू को मारा था, लेकिन चीफ यू गलती से हारा था। जिसके बाद चीफ यू काफी दूर से भागता हुआ आता है और उसे एक लात मारता है और उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके साथ ही एंगर और हकाई के सामने भी हैडानी ब्रदर्स आ जाते हैं और यहाँ ताकेमिची के सामने भी काको आ जाता है जो कि उससे बोलता है ताकेमिची आज तुम्हें बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा एक पंच में मुझे ढेर करने का। और वहीं इनोपे का सामना होता है मूचो से, जो कि आज मूचो को हराकर कोको को वापस लेकर जाएगा। लेकिन तभी साइड से कोको आकर इनोपे को एक मुक्का मारता है। आगे काकोचा ताकेमिची से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो, अगर तुम यहाँ नहीं आते तो तुम बचे रहते और स्वस्थ भी रहते। लेकिन तभी ताकेमिची उसकी बात को बीच में काट कर उससे बोलता है काकोचा तुम जानते थे ना कि एमा मरने वाली है। इस पर काकेचा बोलता है हाँ। ताकेमिची आगे बोलता है तो क्या सच में तुम इस फाइट को चाहते थे, और आखिर तुमने हमें क्यों बताया कि हमारी तोमान में कोई गद्दार है, क्या तुम भी इज़ाना को रोकना चाहते थे। इस पर काकोचा उसे रोक देता है और बोलता है मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। ताकेमिची बोलता है तो ठीक है, अब हम इज़ाना कुराकावा को हराएंगे और कोके को वापस लेकर जाएंगे। इस सब के बाद हम केसाकी टैटा से अपना कुछ पुराना हिसाब किताब चुकाएंगे और तेंजाकू को पूरी तरह से क्रश कर देंगे। इस पर कोकेचा उसके गट्स की बहुत ज्यादा तारीफ करता है, लेकिन वो बोलता है लेकिन तुम यहाँ से कोके को वापस लेकर नहीं जा पाओगे क्योंकि उसने खुद ही चुना है तेंजाकू को। और वही इनोपे भी कोके के इस बिहेवियर को समझ नहीं पा रहा होता है और बोलता है तुम तेंजाकू के साइड होना अब बंद करो, हम तुम्हें यहाँ से लेने आए हैं। लेकिन कोके इसके लिए साफ मना कर देता है और बोलता है तोमान गैंग कोई भी पैसा नहीं कमा रही है, मैं तो कह रहा हूँ कि तुम भी तोमान को छोड़ो और तेंजाकू को ज्वाइन कर लो। मैंने पहले से ही तुम्हारे लिए एक जगह को रिजर्व रखा है, तुम जैसे ही तेंजाकू को ज्वाइन करोगे तुम एक ऑफिसर बन जाओगे। लेकिन इनोपे इस बात को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा होता है और इसीलिए कोके उसे समझाता है कब तक छोटे बन के रहोगे इनोपे, बड़े हो जाओ, तोमान वैसे भी हारने वाली है, तुम बस ज्वाइन कर लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन इनोपे इसके लिए मना कर देता है और बोलता है मैंने अपनी जान बस ताकेमिची के लिए रखी हुई है और ब्लैक ड्रैगन की कमान भी मैंने ताकेमिची को सौंप दी है। इस पर कोके बोलता है होश में आओ इनोपी, लेकिन इनोपे बोलता है तुम होश में आओ कोके, जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हें पैसा नहीं चाहिए, आखिर कितने टाइम तक तुम ऑब्सेस रहोगे अकाने से। अकाने का नाम सुनकर कोके काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इनोपे का गला दबाने लगता है और बोलता है ऑब्सेस मैं नहीं, ऑब्सेस तुम हो ब्लैक ड्रैगन को दोबारा बनाने को लेकर, और उससे भी तुम्हें क्या मिला, आखिर तुमने ब्लैक ड्रैगन को और भी ज्यादा खराब बना दिया। इस पर इनोपे उसका हाथ छुटाकर उससे बोलता है हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने ब्लैक ड्रैगन को और भी ज्यादा खराब बना दिया, लेकिन साथ ही साथ तुम्हें भी ये एक्सेप्ट करना होगा कि मैं अकाने नहीं हूँ, मैं शीशु हूँ, तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा। कोके कहता है लेकिन अब मैं सिर्फ पैसों के लिए जीता हूँ। और इसके बाद हमें इनोपे और कोके का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पे कोके बुक्स को पढ़ रहा होता है जिनमें ये लिखा होता है कि पैसे कैसे कमाए। तभी वहाँ पे इनोपे आकर उससे बोलता है तुम्हें बीच बीच में घर भी जाना चाहिए। जिसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इनोपे सो रहा होता है और कोके उसके पास जाकर उसे किस कर देता है,
जिसके बाद वो रोते रोते अकाने को याद करने लगता है और तभी हमें कोके और इनोपे और अकाने का चाइल्डहुड पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर अकाने स्कूल के बाद इन दोनों से मिलती है। तभी हमें कोके बताता है कि अकाने इनोपे की 5 साल बड़ी बहन है और मैंने उसे हमेशा से प्यार किया है। तभी अकाने कोके को उसके साथ लाइब्रेरी चलने को कहती है ताकि वो उसे बुक्स दिखा सके। अब कोके अकाने से उसके सामान उठाने की बात करता है, लेकिन अकाने उससे कहती है तुम हमेशा से ही मेरे साथ बहुत अच्छे रहे हो, लेकिन अब ऐसा दोबारा मत करना, और जब तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड मिल जाएगी तब तुम बाकी लड़कियों से ऐसी बात मत करना, वरना वो जेलस फील करेगी, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो और शिशुई तुम्हें इससे कुछ सीखना चाहिए। जिसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इनोपे अपने घर चला जाता है और अकाने और कोके लाइब्रेरी चले आते हैं, जहाँ बुक पढ़ते पढ़ते थोड़ी देर में ही अकाने सो जाती है। और तभी कोके बोलता है चाहे इसने ही मुझे यहाँ बुलाया हो, लेकिन देखो ये खुद ही सो रही है, ये बिल्कुल इनोई की तरह है, लेकिन ये बहुत ज्यादा सुंदर है। जिसके बाद कोके अकाने को किस करने लगता है। तभी अचानक अकाने कहती है ऐसा मत करना, पहली किस तुम्हें उसे करनी चाहिए जिससे तुम प्यार करते हो। इस पर कोके बोलता है मुझे माफ करना, लेकिन असली बात तो ये है कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। अकाने बोलती है पर मैं तो तुमसे 5 साल बड़ी हूँ ना। इस पर कोके बोलता है लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम एक साथ ही बड़े हुए हैं। इसके बाद रात होने पर वो दोनों घर चले जाते हैं और कोके अकाने को घर पर छोड़कर उससे बोलता है मैं हमेशा ही तुमसे प्यार करूंगा, तो प्लीज जब हम बड़े हो जाएंगे तो मुझसे शादी कर लेना, मैं तुम्हें हमेशा ही बचाऊंगा। अकाने बोलती है तो क्या तुम इसका प्रॉमिस करते हो। जिस पर कोके हाँ करता है। तो अकाने बोलती है तो ये तय रहा, मैं बड़े होने का तुम्हारे इंतजार करूंगी। जिसके बाद कोके काफी खुश होकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी वो दूर से देखता है कि किसी घर में आग लगी है और वो पास जाके देखता है तो वो पाता है कि ये तो अकाने का घर है। और तभी वो लोगों से पूछता है क्या किसी ने फायर ब्रिगेड को कॉल किया है और क्या कोई भी अंदर से बाहर आया है। जिस पर सारे लोग मना कर देते हैं और कहते हैं कि हमने कुछ नहीं देखा और शायद अभी तक उन बच्चों के पेरेंट्स घर पर भी नहीं आए हैं। ये बात सुनकर कोके अपना बैग उतार कर उनको बचाने के लिए अंदर चला जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि कोके अकाने को बचाकर बाहर ले आता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो पाता है कि जिसे उसने बचाया है वो अकाने नहीं इनोपे है। इसके बाद हॉस्पिटल में इनोपे कोके से कहता है मैंने डॉक्टर्स की बात सुनी है और उनका कहना है कि वो बहुत मुश्किल से अकाने को बचा पाए हैं, लेकिन उसके शरीर पे जितने भी जलने के निशान हैं उन्हें ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है और उसे बचाने के लिए 40 मिलियन येन लगेंगे और मुझे नहीं लगता कि इतना मेरे पेरेंट्स अफोर्ड भी कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अब तक घर का लोन भी नहीं चुकाया है। इस पर कोके उससे बोलता है अगर वो लोग पैसा नहीं भर पाए तो अकाने का क्या होगा। इनोपे बताता है मुझे नहीं पता। कोके बोलता है तो ठीक है, मैंने अकाने से वादा किया था कि मैं हमेशा ही उसे बचाऊंगा और अब चाहे मेरी जान ही क्यों ना चला जाए, लेकिन मैं 40 मिलियन येन कमा के रहूंगा। और इसके बाद कोके हमें बताता है कि मैंने वो सारे मेथड देख लिए जिनसे पैसे कमाए जा सकते थे, लेकिन मेरे जैसे बच्चे के लिए पैसे कमाना बहुत मुश्किल था और इसकी वजह से मुझे क्राइम की तरफ बढ़ना पड़ा और मैंने बहुत सारे इलीगल वे ढूंढे पैसे कमाने के। पहले तो मैंने बहुत सारे लड़कों को इकट्ठा किया और उनकी मदद से चोरी और पैसे छीनने जैसे काम करवाए। और कोके सबसे कह रहा होता है ध्यान से सुनो, अगर तुम लोग पकड़े गए तो इसका मतलब ये होगा कि तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है और अगर तुम वैसा करोगे जैसा मैं कहूँगा तो तुम कभी नहीं पकड़े जाओगे और मैं अकेला तुम्हें इतने सारे पैसे कमाने में मदद करूंगा जितना एक बच्चा तो कभी नहीं कमा सकता। इसके बाद कोके हमें बताता है कि मेरा प्लान सक्सेसफुल रहा और जैसे ये बात फैलती गई वैसे ही बहुत सारे लोग इकट्ठा होते गए, लेकिन फिर भी ये काफी नहीं था, क्योंकि हम चाहे जितने भी मेहनत कर ले लेकिन हम 40 मिलियन येन तो कभी नहीं कमा सकते थे। लेकिन इसके बाद मैंने बचे हुए पैसों से एक क्रेडिट कार्ड खरीदा और उसके बाद मैं क्लबों में वीआईपीओ से मिलने लगा। तब यहाँ एक बंदा कोके से कहता है तो तुम हो वो लड़के जिसके बारे में मैंने इतना कुछ सुना है। और कोके बोलता है हाँ तुमने सही कहा और जब तक तुम मेरे मतलब की बात करोगे तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। और तब वो बंदा कोके को पैसे देते हुए कहता है तो ठीक है, तुम्हें एक बंदे को डराना है लेकिन उसे मारना मत। और तब कोके बोलता है तब मुझे जाकर एक आइडिया आया कि हम रिच लोगों के लिए लोगों को डराने का काम करेंगे और अगर हम पकड़े भी जाएंगे तो आसानी से बाहर आ जाएंगे। और ये आइडिया मेरे लिए सोने की खदान की तरह था और इस तरीके से मैं पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। तभी हम देखते हैं कि इनोपे कोके को अकाने की डेथ के बारे में बताता है और तब यहाँ रियल टाइम में इनोपे कोके को वही बात याद दिलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कोके उसे मारते हुए कहता है इस तरीके से मेरे चेहरे की तरफ मत देखो। और उसके बाद मैंने पैसा कमाने के लिए वो सब किया जो उन्होंने कहा और इसके बाद मुझे बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने पैसा कमाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया और आखिर इनोपे तुमने भी ब्लैक ड्रैगन को बिल्ड करने के लिए मेरा इस्तेमाल किया, तो फीलिंग्स के बारे में मुझे मत बताओ। और सब लोगों ने हमेशा ही मेरा पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल किया है, तो अब मेरे लिए यही काफी है और अब मैं इससे पीछे नहीं हट सकता। और तभी इनोपे बोलता है अकाने मर चुकी है तो अब ये सब करना बंद करो। तभी कोके इनोपे के गाल पर हाथ रखकर बोलता है अकाने
अगर अभी तुम मुझे देखती तो क्या तुम मेरे से वैसे ही प्यार करती। तब हमें दिखाया जाता है कि कोके अकाने की डेड बॉडी से मिलने गया था और बोलता है, अकाने अब तो तुम्हें और दर्द नहीं हो रहा है ना, अब तो तुम्हें राहत मिल ही जाएगी। और रोने लग जाता है और बोलता है, मुझे माफ कर देना, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें बचा लेता। और तब यहाँ इनोपे कोके को मुक्का मारकर कहता है, कोके होश में आओ। और कोके बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ अकाने मर चुकी है, लेकिन अब मैं वापस नहीं जा सकता क्योंकि मैंने तेंजाकू के साथ रहने का फैसला कर लिया है और अब तुम मेरे दुश्मन हो। तभी यहाँ मूचो आकर बोलता है, दूसरों के रिग्रेट्स हमेशा ही फालतू होते हैं, लेकिन मुझे लगता है तुमसे ज्यादा इसे कोई नहीं समझ सकता। तो चलो इनोई अब हम लड़ते हैं। और हम यहाँ देखते हैं कि ताकेमिची काकुचा पर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसे एक ही मुक्का मार कर दूर फेंक देता है और बोलता है, ताकेमिची तुम सच में काफी ज्यादा कमजोर हो, क्या तुम बातों के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तभी ताकेमिची बोलता है, पीछे हट जाओ काकुचो, मैं यहाँ केसाकी से लड़ने आया हूँ। तभी काकुचो बोलता है, आखिर तुम दोनों के बीच यहाँ चल क्या रहा है। तब ताकेमिची बोलता है, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। तो काकुचो बोलता है, इस टाइम इज़ाना किसाकी के साथ खड़ा है और इसीलिए मैं तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे सकता। और यहाँ ताकेमिची मन में सोचता है, चीफ यू ने मेरे लिए रास्ता बनाया है तो मैं पीछे नहीं हट सकता। और यहाँ किसाकी बोलता है, इज़ाना तुम्हारे हिसाब से तो तोमान को अभी तक खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तेंजाकू को तोमान से लड़ने में दिक्कत आ रही है। और तब हम देखते हैं कि जैसे ही चीफ यू ताकेमिची की तरफ जाने लगता है, तभी मूचो यहाँ पर उसे एक पंच मारकर बोलता है, तुम्हें अपनी लड़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। तभी चीफ यू मन में सोचता है, मुझे तो लगा था कि मैं पहले इसलिए हारा था क्योंकि इसने मेरे पीछे से वार किया था, लेकिन सच बात तो ये है कि ये सच में काफी ज्यादा ताकतवर है। और तभी यहाँ इज़ाना कहता है, जब मैं जेल में था तब मैंने अपना आपा खो दिया और मैंने बहुत सारे लोगों को मारा, लेकिन फिर भी वहाँ कुछ ऐसे लोग भी थे जो हार मानने को तैयार नहीं थे। और तब हम सिर्फ 13 साल के थे और अब वही लोग S62 जनरेशन है। मोची का क्राइम था कि उसने कुछ लोगों को उनका काम करने से रोका था और एक बार तो अकेले ही उसने पूरी गैंग को हरा दिया था। और यूशिरो ने 8th बीस्ट मार्शल आर्ट याकुजा को मारा था और उसने उसे कंक्रीट पर फेंक कर उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया था। और यहाँ हम देखते हैं कि यूशिरो इनोपी को भी नीचे पटक देता है और यहाँ हक्काई और एंग्री को हैटानी ब्रदर से लड़ने में दिक्कत हो रही होती है और यहाँ एंग्री का एक हाथ भी टूट चुका होता है। तभी उनमें से सबसे छोटा भाई बोलता है, भाई इनको लगा कि मैं छोटा हूँ तो कमजोर हूँ। तभी उनमें से बड़ा भाई बोलता है, तो तुम्हें इन्हें एक सबक देना चाहिए। तभी यहाँ इज़ाना बताता है और हैटानी ब्रदर्स का क्राइम था कि उनने एक साथ काफी लोगों को मारा था और इसीलिए तेंजाकू एक बहुत पावरफुल गैंग है और तोमान चाहे जो कुछ भी कर ले वो कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे और तेंजाकू इस लड़ाई को जल्द ही जीत जाएंगे। तभी यहाँ पर हैटानी ब्रदर्स का छोटा भाई एंग्री पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी हक्काई बीच में आकर उसे एक पंच मारकर नीचे गिरा देता है। तभी यहाँ पर उसका बड़ा भाई आकर एंग्री पर अटैक कर देता है और उसका छोटा भाई हक्काई को नीचे गिरा देता है और बोलता है, मुझे पता है कि लोगों की जॉइंट्स को पकड़कर उनसे चिखवाना कैसे है। और तभी यहाँ पर उसका बड़ा भाई बोलता है, एक स्माइली का भाई है और एक ताइजू का, लेकिन तब भी दोनों का कोई फायदा नहीं है। तभी यहाँ एंग्री सोचता है, इन दोनों के अटैक सच में डेडली कॉम्बैट है। और तभी यहाँ पर हक्काई और एंग्री कोऑर्डिनेशन को लेकर लड़ने लगते हैं और ये देखकर चीफू बोलता है, मुझे लगा ही था ये दोनों बिगड़े बच्चे हैं। जिसके बाद हैटानी ब्रदर्स आकर उन दोनों पर अटैक कर देते हैं और गिराकर दोनों की बेइज्जती करने लगते हैं। तभी हक्काई बोलता है, इन्होंने तो तुम्हारी बेइज्जती कर दी है। तभी एंग्री भी बोलता है, इन्होंने तुम्हारी भी तो बेइज्जती करी है। और फिर दोनों ही एक साथ बोलते हैं, तो क्या सच में हम दोनों एक जैसे ही हैं? फिर वो दोनों एक साथ एक्साइटेड होकर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, अब हम तुम दोनों को बताएंगे कि हम दोनों कितने खतरनाक हैं। और इन दोनों का बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहे थे। तभी एंग्री अपने बड़े भाई और अपना एक पास्ट देखता है जहाँ पर उसने काफी सारे लोगों को मारा हुआ था और वो रो रहा था। तभी स्माइली उससे बोलता है, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, अब से मैं अपने तरीके से सब चीजों को संभाल लूंगा, तो अब से तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कभी नहीं रोओगे। और तब यहाँ मित्सुआ कहता है, स्माइली आखिर तुम्हें अचानक से ही क्या हुआ? तभी स्माइली कहता है, मैं कुछ याद कर रहा था, मैं सोच रहा था कि एंग्री मुझे कब से फॉलो कर रहा है, लेकिन आज वो अकेला है तो वो ठीक हो और कहीं रो ना दे। तब मित्सुआ बोलता है, तुम तो जरूरत से ही ज्यादा कुछ चिंता कर रहे हो, चिंता मत करो, वो दोनों काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और तब हम यहाँ देखते हैं कि वो दोनों मिलकर हैटानी ब्रदर्स पर अटैक कर देते हैं, पर हैटानी ब्रदर्स उन पर ही अटैक कर उन दोनों को रोक देते हैं और यहाँ उसका छोटा भाई एंग्री का पैर तोड़ देता है और बोलता है, मैंने इसका सीधा हाथ और उल्टा पैर तोड़ दिया है तो अब ये किसी काम का नहीं है। अब उसका बड़ा भाई बोलता है, अब तुम यहाँ अकेले ही बचे हो हक्काई, तो बताओ किस तरह से पिटना चाहते हो? जिसके बाद वो दोनों बहुत बेरहमी से हक्काई को मारने लग जाते हैं। यहाँ एंग्री सोचा होता है, मुझे माफ कर देना हक्काई, और उन दोनों को रुकने के लिए बोलता है। यहाँ हम देखते हैं कि मोची ने चीफिया की गर्दन को गले में पकड़ रखा है, लेकिन चीफियू हार नहीं मान रहा। तभी वो दोनों देखते हैं कि हैटानी ब्रदर्स हक्काई को बहुत बेरहमी से मार रहे हैं और तब सभी लोग
बड़ी शांति से इस तमाशे को देख रहे होते हैं। तभी एंग्री सोचता है अगर ये ऐसा ही पिटता रहा तो ये मर जाएगा, और तब हम देखते हैं कि वो रोना चालू कर देता है। तब हैटानी ब्रदर्स उसको देखकर हंसना चालू कर देते हैं। तब यहाँ स्माइली बोलता है मैं जानता हूँ वो दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, पर फिर भी एंग्री दिल का बहुत अच्छा है, इसीलिए वो पूरी जान से किसी को पंच नहीं करता। लेकिन अगर उसने एक बार रोना चालू कर दिया तो चीजें बदल जाती हैं, वो एक इंसान से डीमन बन जाता है। इस पर मित्सुआ बोलता है तो आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? तब स्माइली बताता है जब हम 4th ग्रेड में थे तब एक मिडिल स्कूल की गैंग ने मुझे बहुत बेरहमी से मारा था, और मार खाने की वजह से मैं बेहोश हो गया था, और ये देखकर एंग्री ने रोना चालू कर दिया। लेकिन जब मैं उठा तो मैंने देखा कि जो लोग मुझे मार रहे थे वो बड़ी गंदी तरह से इंजॉयड जमीन पर पड़े हुए थे, और फिर उन लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया। तो मित्सुआ बोलता है तो क्या सच में ये एंग्री ने किया था? तब स्माइली बोलता है सही कहा, पर ये पहले भी हो चुका है, लेकिन तब उसके अंदर के डीमन ने बहुत ज्यादा काइंडनेस दिखाई थी, और इसीलिए मैंने एंग्री से एक प्रॉमिस लिया था कि वो कभी नहीं रोएगा, क्योंकि अगर सिचुएशन ज्यादा बिगड़ गई तो अंत बहुत बुरा होगा। क्योंकि जब भी एंग्री रोता है वो मेरे से 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और हम यहाँ देखते हैं कि एंग्री बोलता है मुझे माफ करना स्माइली, लेकिन मैंने तुम्हारा प्रॉमिस तोड़ दिया है, और हैटानी ब्रदर्स की तरफ बढ़ने लगता है। तब हकाई बोलता है बस करो एंग्री, ये लोग तुम्हें जान से मार देंगे। तभी हैटानी ब्रदर्स का छोटा भाई फिर से जाकर एंग्री को पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे हिला भी नहीं पा रहा होता है। तभी एंग्री बोलता है आखिरी बार मैं 4th ग्रेड में रोया था, और जब मैं रोया था वहाँ अगल बगल के लोग जमीन पे पड़े हुए थे, जिस वजह से स्माइली ने मुझसे एक प्रॉमिस लिया था कि तुम रोना मत, क्योंकि अगर तुम रोगे तो तुम किसी को मार डालोगे। और तभी हैटानी ब्रदर्स का बड़ा भाई अपने छोटे भाई को वापस बुलाने लगता है, लेकिन तभी एंग्री एक जोरदार मुक्का उसके छोटे भाई पर मारता है, जिससे वो ढेर हो जाता है। जिसके बाद वो तुरंत उसके बड़े भाई के पीछे आ जाता है और उसे भी एक मुक्का मार कर ढेर कर देता है, और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी मोची आगे बढ़ते हुए कहता है हैटानी ब्रदर्स आखिरकार तुम ऐसे कैसे हार गए, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? तभी वो एंग्री की तरफ देखकर बोलता है रुको जरा, क्या मैंने तुम्हें मारा नहीं था? तुम तो वही हो, तो बताओ जरा आखिरकार तुमने इन्हें कैसे हरा दिया? तभी एंग्री एक मुक्के में उसे ढेर कर देता है और बोलता है तो अब अगला कौन है? जिसे देखकर वो सारे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी यहाँ मूचो यानी युशिरो आकर कहता है तो अब मैं समझा, तुम तो मान के छुपे हुए फाइटर हो, तो अब मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तब हम देखते हैं कि जैसे ही युशिरो उसे पटकने वाला होता है, एंग्री उसका ही वार उसके खिलाफ इस्तेमाल कर उसे जमीन पर ढेर कर देता है, और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी युशिरो को माइकी के साथ अपनी पुरानी बातचीत याद आ जाती है, जहाँ पर वो बोलता है माइकी यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसे मैं नहीं छोड़ सकता। माइकी बोलता है तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे बस तुम्हारी जरूरत है। और तब यहाँ मूचो सोचता है क्या हम सच में हार चुके हैं? और यहाँ ताकेमिची हकाई को संभाल रहा होता है। तब यहाँ तेंजाकू के लोग उन्हें देखकर बोलते हैं आखिरकार ये चीज क्या है? इसने तो अकेले ही बिग 4 को ढेर कर दिया है। तब यहाँ एंग्री ताकेमिची से बोलता है ताकेमिची हम इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे। तब ताकेमिची सोचता है सही कहा, आज हम यहाँ पर इन लोगों से नहीं हार सकते। किसाकी इज़ाना आज मैं चाहे यहाँ पर मर ही को ना जाऊँ, लेकिन मैं तुम दोनों को रोक कर रहूंगा। तभी मूचो को इज़ाना के साथ करी हुई अपनी बातचीत याद आती है, जहाँ पर इज़ाना बोलता है आज फिर से हम सारे एक साथ हैं, तो आज हमारी बच्चों वाली लड़ाई खत्म हो जाएगी, और आज यहाँ तेंजाकू को हराने के बाद मैं तुम लोगों को और भी ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। तो अब से इस गैंग को अपना घर समझो, और जितना खतरनाक हो सकते हो उतने खतरनाक बन जाओ। और तब यहाँ पर युशिरो अपने हाथ में चाकू ले लेता है और बोलता है रुक जाओ जरा, अभी तो ये लड़ाई शुरू भी नहीं हुई, अभी तक तो बस हम लोग खेल रहे थे, लेकिन मैं तुम लोगों को हमारी जनरेशन को हराने नहीं दूंगा। और वो एंग्री पर अपने चाकू से अटैक कर देता है, लेकिन एंग्री हर अटैक से बच जाता है। तभी ताकेमिची एंग्री को साइड कर उसके बीच में आ जाता है, और जब जैसे ही युशिरो ताकेमिची पर अटैक करने वाला होता है, काकुचो आकर उसके नाइफ को पकड़ लेता है और बोलता है तुम हार चुके हो युशिरो। तभी युशिरो बोलता है मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी काकोचा उसके पेट में एक मुक्का मारकर बोलता है तेंजाकू को खुद को करप्ट करने मत दो, और मैं ये जानता हूँ कि तुम भी ये बात अच्छे से जानते हो कि अभी ये वक्त नहीं है कि तुम खुद को इतना नीचे गिरा लो। तब ताकेमिची उसे बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। तभी काकुचो बोलता है मैंने तुम्हें नहीं बचाया है, गलत मत समझो ताकेमिची, मैं इज़ाना को फॉलो करता हूँ, और उसके साथ तो मैं हेल तक भी जा सकता हूँ, और अब मैं पहले की तरह बिल्कुल नहीं रहा, मैं अब बिग 4 का एक मेंबर हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि काकुचो बड़ी स्पीड से चीफ यू
एंग्री और इनोई को साइड कर कर सीधा ताकेमिची तक पहुंच जाता है। तभी यहाँ तीनों सोचते हैं आखिरकार ये क्या था, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी हकाई सोचता है आखिर ये कैसे हुआ, और हानमा बोलता है तुम्हें तो पहले से ही इसे भेजना चाहिए था। तभी इज़ाना बोलता है काकुचो तुम्हारी ताकत के सामने तो बिग फोर भी बिल्कुल कचरा है। और यहाँ काकुचो ताकेमिची से बोलता है अब सिर्फ तोमान में तुम बचे हो ताकेमिची। जिसके बाद ताकेमिची को खुद को और काकुचा का बचपन याद आने लगता है, जहाँ काकुचो बोलता है मुझे उन लोगों पर गुस्सा आता है और अब वो लोग अपने साथ और भी लोगों को लाएंगे। तब ताकेमिची बोलता है तो फिर मैं उनसे तुम्हारा बदला लूंगा। तब काकुचो बोलता है तुम्हारा शुक्रिया ताकेमिची, लेकिन मैं और भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। और यहाँ ताकेमिची बोलता है तुम सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो काकुचो, और अब तुमने मर्डर की गैंग को भी ज्वाइन कर लिया है। आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है? काकुचो ताकेमिची के पेट में एक मुक्का मारकर बोलता है आखिर मैं क्यों नहीं बदलूंगा, उस वक्त तो मैं सिर्फ एक बच्चा ही था। तभी हमें बचपन में काकुचो और इज़ाना की दोस्ती दिखाई जाती है, और यहाँ पर काकुचो ताकेमिची को मारे जा रहा होता है और ताकेमिची उससे बदलने की वजह पूछ रहा होता है। तब काकुचो बोलता है तुम हमारे बॉन्ड को नहीं समझ सकते, चाहे हम बचपन के दोस्त ही क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हें बिना सोचे समझे मार सकता हूँ। जिसके बाद काकुचो ताकेमिची को बहुत मारता है। तब यहाँ कोके बोलता है ध्यान से देखो इनोई, तुमने कहा था कि तुमने ब्लैक ड्रैगन का फ्यूचर ताकेमिची को सौंप दिया है, तो देखो यहाँ ताकेमिची हार रहा है। यहाँ तोमान में ऐसा कोई नहीं बचा है जो ताकेमिची के अलावा खड़ा हो, तो आज यहाँ तोमान तेंजाकू से हारेगा। तब यहाँ ताकेमिची गिरकर उठकर बोलता है क्या हुआ काकुचा, तुम तो बचपन की तरह हो, तुम्हारा मुक्का अभी भी बेकार है। तब इनोई कोके से बोलता है ध्यान से देखो कोको, आज ताकेमिची नहीं हारेगा। यहाँ ताकेमिची बोलता है आखिरकार तुम इस गैंग में क्यों हो, तुमने कहा था कि तुम इज़ाना को फॉलो करते हो, लेकिन देखो इज़ाना तो बस अपने पर्सनल रिवेंज के लिए दो गैंगों को आपस में लड़ा रहा है, और इस रिवेंज में इज़ाना ने अपनी बहन को मारने से भी नहीं हिचकिचाया, तो आखिरकार कैसे तुम उसे अपना हीरो मान सकते हो, मुझे जवाब दो काकुचो। तब काकुचो बोलता है सही कहा, स्ट्रॉन्ग लोग हमेशा ही हीरो नहीं होते, लेकिन तब भी इज़ाना मेरा हीरो है। तब ताकेमिची बोलता है तो मुझे माफ करना, तुम सच में चेंज हो चुके हो, और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी काकुचो उसे एक मुक्का मारकर उसे और भी बेरहमी से मारने लगता है। तब कोके बोलता है आखिरकार कैसे ये बंदा अभी तक लड़ सकता है, ये तो उस बंदे के मारने पर भी नीचे नहीं गिर रहा जिसने अकेले ही तुम चारों को नीचे गिरा दिया। तभी चीफ यू ताकेमिची और काकुचो के बीच में आ जाता है और बोलता है बस करो ताकेमिची, तोमान हमेशा से ही हारने वाला था, लेकिन तब भी हम लोगों ने तोमान को खड़ा कर दिया, लेकिन अब अगर तुम ऐसे ही लड़ते रहोगे तो मर जाओगे। ताकेमिची बोलता है पर तोमान कभी नहीं हारेगा, जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ तोमान कभी नहीं हार सकता। ये सुनकर सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी इज़ाना बोलता है आखिरकार क्या कर रहे हो काकुचो, उसे जल्दी से खत्म करो। तब ताकेमिची बोलता है काकुचो मुझे कभी नहीं हरा सकता, ये उसकी आंखों में दिख रहा है, क्योंकि इसके अंदर जीतने की कोई इच्छा ही नहीं है। तभी केसाकी ताकेमिची के ऊपर गन रखकर बोलता है तो क्या तुम्हारे अंदर इच्छा है ताकेमिची, और क्या जीतने के लिए तुम मर सकते हो? केसाकी आखिर तुम इस गन के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये तो बस एक मामूली सी लड़ाई है। ताकेमिची सोचता है सिचुएशन बहुत खराब है, लेकिन फिर भी मुझे डर नहीं लग रहा। और तब वो नारुतो, बाजी और चीफू को याद करते हुए बोलता है ये सब कुछ तुम्हारे विश्वास की वजह से है, इसीलिए मुझे डर नहीं लग रहा। पर यहाँ किसाकी डर के मारे ताकेमिची के पैर पर गोली मार देता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ताकेमिची बोलता है क्या हुआ किसाकी, पैर पे गोली मारने से मैं मरने नहीं वाला, और सोचता है मेरे पास बहुत सारे रीजन हैं जिनकी वजह से मैं हार नहीं सकता, और सबको याद करने लगता है और बोलता है मैं माइकी की तरह एक्ट नहीं कर सकता और ना ही मैं नारुतो की तरह स्मार्ट हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक ऐसी चीज है जिसे सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, और वो है कभी हार ना मानना, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊँ, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। और ये सुन के केसाकी काफी ज्यादा घबराने लगता है और बोलता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुन ताकेमिची फिर से उसके सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है अगर ऐसी बात है तो ऐसा कर दिखाओ, और वैसे भी मुझे मारना तो तुम्हारे लिए बिल्कुल एमा जितना ही आसान होगा। तभी केसाकी ताकेमिची के मुक्का मार कर दूर कर देता है, और तब हम देखते हैं कि ताकेमिची वापस से उठ नहीं पा रहा होता है। तभी अकुन आके उसे उठा लेता है और बोलता है क्या हुआ ताकेमिची, कभी हार ना मानना तुम्हारी पावर है ना। तभी पेयान यहाँ पर बोलता है तुम अकेले ही ताकतवर नहीं हो बेवकूफ। तभी सब लोग बोलते हैं तुम चाहे यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर ना हो ताकेमिची, लेकिन फिर भी तुम्हारी बातों ने हमें छू लिया है और हम भी अब ऐसे बैठे नहीं रह सकते। तभी चीफ यू बोलता है मैं काफी खुश हूँ ताकेमिची कि तुमने बाजी की जगह ली है, और केसाकी मैं तुम्हें बाजी के मर्डर के लिए मारना चाहता हूँ, पर असल बात तो ये है कि हम यहाँ किसी को मारने नहीं आए हैं, हम यहाँ ये दिखाने आए हैं कि हम कितने ताकतवर हैं, और क्योंकि हमारे पास हमारी पावर को दिखाने का कोई जरिया नहीं था इसीलिए हमें लड़ना पड़ा, और हम यहाँ उस चीज के लिए लड़ रहे हैं जिस पर हमें पूरा भरोसा है। और तब हम यहाँ देखते हैं कि तोमान के सारे मेंबर खड़े हो जाते हैं, और तब यूशिरो रोते हुए सोचता है तो यही वो चीज है जो
तोमान और तेंजाकू को अलग बनाती है। आखिर इजाना हम लड़ किस ले रहे हैं? तभी केसाकी बोलता है, आखिर तुम लोग कहना क्या चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम उठकर एक स्पीच दोगे और सब लोग तुम्हें पसंद करने लग जाएंगे? तुम लोग ये भूलो मत कि तुम लोग हार चुके हो। और ताकेमिची, क्या तुम ये सच में चाहते हो कि तोमान पूरी तरह से खत्म हो जाए? तुम लोग बहुत ज्यादा दिमाग खराब करते हो। तो चलो फिर मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, क्यों न तोमान और तेंजाकू को एक कर दिया जाए और उस नई गैंग का नाम भी हम टोक्यो मांजी गैंग ही रखेंगे और उसका लीडर होगा माइकी। तो बताओ फिर क्या ये अच्छा आइडिया नहीं है? तभी ताकेमिची केसाकी के एक मुक्का मारकर बोलता है, केसाकी मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे इस गंदे से दिमाग में कुछ भरना चाहता हूँ, तो खड़े हो जाओ फिर और देखो फ्यूचर में सारी चीजें ऐसे ही खत्म होंगी और इस टाइम तो मैं कॉम्प्रोमाइज के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। तब केसाकी बोलता है, आखिरकार तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम क्या है? तभी ताकेमिची बोलता है, चुप कर जाओ। भले ही तुमने एमा को काफी आसानी से मार दिया हो, लेकिन तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं मार पाओगे। मुझे पहले समझ में नहीं आया था कि आखिर डार्कन जैसा इंसान किसी को क्यों मारना चाहता है। उसने फ्यूचर में कहा था कि वो तुम्हें मारना चाहता है। केसाकी बोलता है, तुम तो बिल्कुल पागल हो चुके हो। और तब ताकेमिची डार्कन, माइकी और एमा को याद करते हुए केसाकी को मुक्का मारने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके रास्ते के बीच में इजाना आ जाता है और उसे एक मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है और बोलता है, तुमने यही कहा था ना कि जो भी हमारे रास्ते के बीच में आए उसे हटा देना चाहिए। तो चलो फिर मैं एक एक करके सबको मार डालूंगा। ताकेमिची बोलता है, मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा और उसे मारने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि इजाना उसे एक लात मारकर दूर फेंक देता है। तब ताकेमिची दोबारा खड़े होकर सोचता है, अब मुझे समझ में आया डार्कन कि तुम जेल में क्यों थे, क्योंकि तुमने एमा का बदला लिया था। इसके बाद ताकेमिची बार बार इजाना पर अटैक करता रहता है, लेकिन इजाना हर बार उसे मारकर दूर फेंक देता है। लेकिन ताकेमिची तब भी हार नहीं मान रहा होता और ये सब देखकर काकुचो बोलता है, बस करो ताकेमिची। ताकेमिची बोलता है, तुम्हारी वजह से ही माइकी फ्यूचर में ऐसा बन गया। उसने वो कदम उठाया और तब इजाना को ताकेमिची के अंदर शिनिचिरो दिखाई देता है और शिनिचिरो उससे बोलता है, मुझे तब तक मारना इजाना जब तक कि तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाता। और यहाँ ताकेमिची बोलता है, मैं फिर से माइकी को वैसा नहीं बनने दूंगा, मैं उसे बचा कर रहूंगा। और इसके बाद इजाना फिर से ताकेमिची को बहुत गंदी तरह मारने लग जाता है। ये देखकर काकुचो इजाना को रुकने के लिए बोलता है और वहीं ताकेमिची तब भी हार नहीं मान रहा होता और उसके मुंह से काफी ज्यादा खून बह रहा होता है। और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। तब ताकेमिची आगे बढ़ते हुए बोलता है, मैं माइकी को बचा कर रहूंगा और वो इजाना पर मुक्का मारने वाला होता है। तभी वो अचानक से रुक जाता है और बोलता है, तुम लेट हो, लेकिन देखो मैं अब भी हारा नहीं हूँ लीडर। और तब सबके साथ साथ हम भी देखते हैं कि माइकी यहाँ पर आ चुका है और माइकी को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब कोको बोलता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर ये यहाँ पर आ कैसे सकता है? इसने आज ही अपनी बहन को खोया है और इसी तो अब तक अपने गम में डूब जाना चाहिए था, लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है? और तब माइकी सीधा जाकर ताकेमिची को गले लगा लेता है और बोलता है, थैंक यू ताकेमिची। ताकेमिची बोलता है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो लड़ने की हालत में बिल्कुल नहीं हो ना। तभी सब देखते हैं कि यहाँ पर डार्कन और हीना अपनी बाइक से आ जाते हैं और तब हमें हीना, डार्कन और माइकी की बातचीत दिखाई जाती है, जहाँ हीना बोलती है ताकेमिची को लगता है कि वो अब भी एमा को बचा सकता है। ये सुन डार्कन बोलता है, आखिर तुम ये क्या कह रही हो? क्या तुम्हारा भी दिमाग खराब हो चुका है? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ताकेमिची के साथ साथ तुम्हारा भी दिमाग खराब हो चुका है। प्लीज तुम भी हमें यहाँ अकेली छोड़कर चली जाओ। हीना आगे बोलती है, सिर्फ एमा ही नहीं, उसे लगता है कि वो और भी लोगों को बचा सकता है। आज से 12 साल बाद फ्यूचर में मैं मर चुकी हूँ और ताकेमिची फ्यूचर से उसी चीज को यहाँ रोकने आया है। मुझे पता है तुम्हें इस बात पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन ताकेमिची हम सबके फ्यूचर जानता है और इसीलिए वो हम सबको बचाने के लिए काफी ज्यादा उतावला हो रहा है, लेकिन मैं चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ। और तब माइकी ताकेमिची के किए हुए सारे कारनामों को याद करने लग जाता है और ये सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तब यहाँ हीना बोलती है, मुझे माफ करना ताकेमिची। तब ताकेमिची काफी हैरानी से बोलता है, क्या तुमने सच में इन्हें सब कुछ बता दिया? तब हीना बोलती है, मुझे माफ करना, लेकिन वो तो मेरे गलती से मुंह से निकल गई। तब ताकेमिची सोचता है, आखिरकार अब क्या होगा? ये दोनों तो पहले से ही डिप्रेस्ड हैं, आखिर अब ये कैसे लड़ेंगे? तब डार्कन बोलता है, माइकी तेंजाकू के 200 मेंबर अभी भी लड़ सकते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है हमें अब क्या करना चाहिए? माइकी बोलता है, तो वो लोग 200 हैं और हम सिर्फ 2, तो तुम में से कोई ऐसा है जिसे अपनी हड्डी टुटवानी है? तब तेंजाकू के मेंबर बोलते हैं, क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो? माइकी बोलता है, मुझे तो लगता है कि तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? 200 लोग, ये तो मेरी बेइज्जती है। 20,000 लोग लाओ। ये सुनकर तेंजाकू के सारे मेंबर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब ताकेमिची हंसते हुए बोलता है, जिस माइकी को मैं जानता था आखिरकार वो आ ही गया। और तब माइकी बोलता है, क्या हुआ दोस्तों,
चिरो, क्या अब तुम्हारा पार्टी करने का मन नहीं कर रहा है? और तब तोमान के मेंबर लड़ने के लिए पूरी तरह एक्साइटेड हो जाते हैं और तब ताकेमिची बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया एमा, मैं उन दोनों को लड़ने के लिए उनके पैरों पर खड़ा नहीं कर पाया था, पर तुम्हारी सच्ची फीलिंग के कारण ही ये दोनों यहाँ पर लड़ने आए हैं। तब एमा बोलती है, ये सिर्फ मेरी फीलिंग के कारण ही नहीं है, ये तुम्हारी मेहनत के कारण है, इसीलिए ये दोनों यहाँ पर लड़ने आए हैं। तब यहाँ इजाना सोच रहा होता है, मुझे नहीं पता कि आखिर इन लोगों ने कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल किया, लेकिन अब हमारा प्लान पूरी तरह से खराब हो चुका है। और वो सीधा माइकी से लड़ने चले जाता है और उसे एक लात मारकर बोलता है, तो अब बताओ माइकी, खाली होकर कैसा लग रहा है? शिनिचिरो और एमा को खोने के बाद अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तब माइकी बोलता है, इजाना चलो इस लड़ाई को खत्म करते हैं भाई। दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। तभी ताकेमिची सोचता है, सानो मानजीरो यानी कि माइकी वर्सेस इजाना कुरोकावा, ये तोमान और तेंजोकू के बीच में सबसे बड़ी लड़ाई है। तभी डार्कन उससे बोलता है, तुम्हारे फ्यूचर से आने वाली बात वो एक झूठ था, लेकिन मैं तुम्हें उत्सुकता से देख रहा था और इसीलिए मैंने इस बात पर भरोसा किया और माइकी ने भी। तो अब से हम तुम्हारी बाजुए बनेंगे और जो तुम्हें करना चाहिए उसे तुम पूरा करोगे। तभी यहाँ इजाना माइकी से बोलता है, आखिर तुम इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए? तभी माइकी अपनी और एमा की बचपन की मेमोरीज को देखता है और इजाना को एक किक करता है, लेकिन इजाना उसकी इस किक को डॉज कर लेता है और काफी स्पीड में माइकी के पास आकर उससे बोलता है, ये काफी कमाल की किक थी माइकी। जिस पर माइकी उसे दोबारा से किक करता है, लेकिन इजाना इस किक को भी रोक लेता है और बोलता है, दैट्स क्रेजी। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को किक करते हैं और उनकी किक आपस में क्लैश हो जाती है। ये देखकर ताकेमिची बोलता है, माइकी की किक को रोक लिया गया। इजाना कुरोकावा, ये पर्सन सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद माइकी दोबारा से इजाना को किक करने जाता है, लेकिन इजाना माइकी के इस अटैक को रोककर उल्टा उस पर ही अटैक करता है और उसे दूर गिरा देता है। ये देखकर चीफ्यू सोचता है, आखिर ये क्या हो रहा है, ये तो इम्पॉसिबल है। और बाकी तोमान के मेंबर भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं मूचो बोलता है, ये एक जबरदस्त लड़ाई है और यही एक चाम है इजाना कुरोकावा का। इसके बाद यहाँ इजाना बोलता है, मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन यहाँ माइकी वापस से उठकर इजाना पर अटैक कर देता है, लेकिन इजाना फिर से उसके अटैक को रोक लेता है और उसे एक पंच करता है। तभी माइकी बोलता है, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आखिर क्यों तुमने एमा को मारा? जिसके बाद हमें इजाना का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर इजाना और काकुचो साथ में खेल रहे होते हैं। तभी उसका कोई उससे मिलने आता है, उसे लगता है कि उसकी मॉम है, लेकिन जब वो गेट खोलकर देखता है तो वो पाता है कि बाहर तो शिनिचिरो मांजी यानी माइकी का बड़ा भाई है। इजाना उससे पूछता है, आखिर तुम कौन हो? जिस पर शिनिचिरो बोलता है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। जिसके बाद इजाना बोलता है, मुझे हमेशा से ही एक बड़ा भाई चाहिए था। जिसके बाद यहाँ शिनिचिरो इजाना को हेलमेट पहनाकर कहीं ले जाने वाला होता है। तभी काकुचो उन्हें दूर से देखता है। तभी शिनिचिरो उसे बुलाता है, लेकिन वो नहीं आता। इसके बाद शिनिचिरो और इजाना दोनों बाइक पर घूमते हैं। शिनिचिरो बाइक पर इजाना को पूरा शहर घुमाता है और शाम को वो दोनों बैठकर बातें करते हैं। इस दिन के बाद से शिनिचिरो हमेशा इजाना को बाहर घुमाने ले जाता और वो दोनों साथ में काफी ज्यादा हरकतें और मजे करते। एक दिन शिनिचिरो इजाना को लाइटर हाथ में पकड़कर मुक्का बनाना सिखाता है और यही सेम चीज इजाना काकुचो को बताता है और बोलता है, वो जैसा है मुझे पसंद है, बिल्कुल वैसा ही, सिर्फ मेरे लिए। उसने मुझे बताया कि बाइक को कैसे चलाते हैं और ये भी कि लड़ते कैसे हैं। कपड़े और हेयर स्टाइल भी मुझे पसंद है, उसके हंसने का तरीका भी। मैंने सब कुछ सीखा शिनिचिरो से, सिर्फ मेरा बड़ा भाई। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ सालों के बाद इजाना शिनिचिरो से मिलने आता है और शिनिचिरो बोलता है, काफी टाइम हो गया इजाना शिनिचिरो से बाइक राइडिंग के लिए पूछता है और शिनिचिरो इस पर मान जाता है। इसके बाद इजाना शिनिचिरो को अपनी बाइक पर बैठाकर पूरा शहर घुमाता है। तभी इजाना शिनिचिरो से बोलता है, शिनिचिरो, मैं सोच रहा था कि तुम मुझे ब्लैक ड्रैगन नेक्स्ट जनरेशन का लीडर बना दो। बड़े भाई, ये एक इम्पोर्टेंट थिंग है। तभी शिनिचिरो बोलता है, मैं सोच ही रहा था तुम्हारे बारे में। तुम्हारा शुक्रिया इजाना, मेरे सारे सपने जुड़े हुए हैं मेरे भाइयों से। ब्लैक ड्रैगन तुम्हारा है, पर मैं चाहता था कि ब्लैक ड्रैगन
मैं माइकी को दूं। ये सुनकर इजाना एकदम पगला जाता है। इसके बाद पास्ट खत्म होता है और इजाना माइकी से बोलता है, शिनिचिरो सिर्फ मेरा बड़ा भाई नहीं था, लेकिन तुम्हारे दोस्त ने उसे मार दिया और इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं तुम्हें राख में मिला दूंगा, तो जल्दी से पूरे खाली हो जाओ। लेकिन माइकी बोलता है, लेकिन ये वो रीजन नहीं हो सकता जिस वजह से तुमने एमा को मार दिया। ये सुनकर इजाना को गुस्सा आ जाता है और वो माइकी को एक किक मारकर नीचे गिरा देता है। तभी माइकी शिनिचिरो की कही हुई बात को याद करता है। शिनिचिरो ने उससे एक बार कहा था, एक पर्सन और है तुम्हारे लिए, तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हारे पास कोई एक और भाई हो। तभी यहाँ इजाना उसे एक किक करता है और ये देखकर तोमान के सभी मेंबर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद इजाना माइकी को लगातार मारता रहता है और माइकी उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करता। तभी यहाँ हानमा इजाना की काफी तारीफ करता है। तभी काकुचो उससे कहता है, इजाना काफी स्ट्रॉन्ग है, और बताता है कि जब इजाना 12 साल का था, जो लोग उसे बुली करते थे, एक दिन उनने उसका लाइटर तोड़ दिया जो उसे उसके बड़े भाई शिनिचिरो ने गिफ्ट किया था। जिसके बाद इजाना जैसे ही रिकवर हुआ, उसने एक एक कर उन सबसे बदला लिया और उनके लीडर ने तो सुसाइड करने की कोशिश भी करी थी। और इजाना ने उनसे कहा था कि अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन अब सच में मैं उसे खो चुका हूँ। इसके बाद हमें केसाकी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो इजाना से पहली बार मिलने गया था। केसाकी बोलता है, वो आदमी जो सबसे ज्यादा पावरफुल कहलाया जाता था अब राख में मिल चुका है और तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम्हारा भाई मर चुका है। और यहाँ इजाना लगातार माइकी को मारे जा रहा था और बोलता है, क्या हुआ माइकी, क्या तुम सच में सीरियस हो? कहाँ गया वो अब इनविंसिबल माइकी? तभी ताकेमिची माइकी के पास जाने लगता है, लेकिन डार्कन उसे रोक लेता है। तभी माइकी इजाना को एक किक करते हुए कहता है, तुम्हारे पास दोस्त हैं जो तुम्हारे लिए लड़ते हैं। इस पर इजाना बोलता है, वो मुझे यूज करते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं और इजाना बोलता है, ट्रस्ट और ट्रू फ्रेंडशिप बस एक इल्यूजन है। तभी ताकेमिची बोलता है, पहले से कुछ बदल गया है, इजाना के मूवमेंट अब स्लो हो चुके हैं। तभी यहाँ माइकी बोलता है, आखिर कब तक तुम ये मानोगे कि तुम अकेले हो? तभी इजाना बोलता है, शिनिचिरो और एमा मर चुके हैं, तो अब तुम भी अकेले हो। और ऐसा बोलकर वो माइकी को किक करता है, लेकिन माइकी उसकी इस किक को रोक लेता है और बोलता है, नहीं इजाना, तुम्हारे पास अभी भी एक छोटा भाई है और मेरे पास एक बड़ा भाई है। ये सुनकर इजाना मन में सोचता है, शिनिचिरो पक्का तुम इसी के बारे में बात कर रहे थे। तभी यहाँ माइकी शिनिचिरो की अपनी बातचीत को याद करता है जहाँ वो बोलता है, मैं हमेशा से चाहता था कि हमारा एक और भाई हो। और यहाँ प्रेजेंट में माइकी बोलता है, इजाना तुम्हारे पास अभी भी मैं हूँ और मेरे पास अभी भी तुम हो। और अपना सर झुकाते हुए बोलता है, भाई मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। ये सुनकर इजाना को गुस्सा आ जाता है और वो माइकी पर अटैक कर देता है, लेकिन माइकी उसके इस अटैक को डॉज कर उसे एक पंच करता है और एक किक मारकर उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन इजाना वापस से खड़ा हो जाता है और उस पर दोबारा से अटैक करता है, लेकिन माइकी उसे दोबारा से मुक्का मारते हुए बोलता है, आखिर तुम ऐसे कैसे हो गए? अगर तुम अपने दिल को खोलते तो मैं और एमा खुशी से तुम्हें एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन यहाँ इजाना को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो याद करता है कि उसने एमा को प्रॉमिस किया था कि उसे वापस लेने जरूर आएगा, लेकिन यहाँ उससे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी माइकी उससे बोलता है, आखिर क्यों इजाना? तभी इजाना को याद आता है कि एक बार शिनिचिरो ने भी उससे ऐसे ही कहा था, आखिर क्यों इजाना? और ये सुनकर इजाना चिल्लाने लगता है और माइकी पर अटैक कर देता है, लेकिन माइकी उसे एक पंच मार देता है जिससे वो थोड़ा दूर हो जाता है। लेकिन वो देखता है कि माइकी के बगल में अभी भी एमा और शिनिचिरो खड़े हैं। ये देखकर इजाना बोलता है, आखिर क्यों, आखिर क्यों? तभी माइकी बोलता है, तुम हार चुके हो इजाना। ये सुनकर इजाना और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और भागकर केसाकी से उसकी गन ले लेता है और सीधा माइकी पर तान देता है। तभी वो अपनी मॉम को याद करता है, उसकी मॉम ने कहा था हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना। और अब इजाना बोलता है, अब कुछ नहीं बचा, मरो माइकी। तभी माइकी बोलता है, चलाओ गोली इजाना। ये सुनकर डार्कन बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो माइकी? तभी माइकी चिल्लाकर कहता है, आखिर क्या हुआ इजाना, चलाओ गोली। इजाना गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी काकुचो उसके हाथ से गन को फेंक देता है। तभी इजाना उससे पूछता है, काकुचो आखिर तुम क्या कर रहे हो? तभी काकुचो बोलता है,
हम हार चुके हैं। तभी इजाना बोलता है अब क्या एक नौकर मुझे बताएगा कि हम हार चुके हैं। तभी हमें काकुचो और इजाना का पास दिखाया जाता है जहाँ काकुचो अपने मरे हुए मॉम डैड की ग्रेव बना रहा होता है। तभी वहाँ इजाना आ जाता है। काकुचो से बोलता है मुझे अकेला छोड़ दो क्योंकि अगर तुम मुझसे बात करोगे तो वो तुम्हें भी बुली करेंगे। तभी इजाना एक लात मारकर उस ग्रेव को हवा बना देता है और बोलता है भूल जाओ उनके बारे में जो मर चुके हैं और अब वो तुम्हें और नहीं बचा सकते। अब से मैं किंग हूँ और तुम मेरे सर्वेंट हो। तभी पीछे से काकुचो की आवाज आती है उस दिन इजाना ने मुझे जीने का कोई रीजन दिया। और यहाँ काकुचो उसे समझाता है तेंजाकू हार चुकी है इजाना। ये सुनकर इजाना चिल्लाने लग जाता है लेकिन तभी केसाकी गोली चला देता है और वो गोली सीधा काकुचो को लगती है और बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है। तभी केसाकी बोलता है एक एक कर मेरे सारे प्लान तुमने खराब कर दिए हानागाकी और अब मैं माइकी का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। और काकुचो तुम भी मेरे रास्ते के बीच में आ रहे हो। तभी ये सुनकर काकुचो खड़ा हो जाता है और बोलता है केसाकी मैं तुम्हें कभी भी इजाना के करीब नहीं जाने दूंगा। और ऐसा बोलकर वो केसाकी पर अटैक करने लग जाता है पर केसाकी उस पर शूट कर देता है लेकिन इजाना काकुचो को हटाकर वो सारी गोलियां अपने ऊपर ले लेता है। और ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं जिसके बाद इजाना और काकुचो जमीन पर गिर जाते हैं। तभी काकुचो बोलता है इजाना। तभी इजाना बोलता है तुम बेवकूफ आखिर कर क्या रहे थे। तभी माइकी उसके पास आता है। इजाना बोलता है माइकी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ तेंजाकू हार चुकी है। इस पर काकुचो बोलता है तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है इजाना। इजाना बोलता है बेवकूफ मत बनो मैं आज तक तुम्हें समझ नहीं पाया। इस पर काकुचो बोलता है आखिर तुमने मुझे बचाया क्यों इजाना। तुम किंग हो फर्क नहीं पड़ता कि कितने सैक्रिफाइस हुए या कितने लोग मरे तुम्हें अपना एरा बनाए रखना होगा। तभी इजाना बोलता है ये मेरा एरा नहीं है ये हमारा एरा है और मुझे माफ करना काकुचो लेकिन अब बस तुम ही मेरे हो। और ये देखकर तेंजाकू और तोमान के मेंबर आपस में बातें करने लगते हैं। तभी इजाना बोलता है माइकी तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे बचाना चाहते हो। माइकी बोलता है हम भाई हैं और मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ अब ज्यादा मत बोलो। एमा और मैं हम भी शिनिचिरो से प्यार करते थे जैसे तुमने किया। तभी काकुचो अपना और इजाना के बचपन को याद करने लग जाता है जहाँ इजाना शिनिचिरो के लिए लेटर लिख रहा होता है। तभी यहाँ इजाना बोलता है एक दिन मैं अपनी माँ से मिला जिन्होंने मुझे पाला था। और हमें दिखाया जाता है कि एक शॉप के बाहर इजाना अपनी मॉम को देखता है जिसके बाद अंदर जाकर वो उनसे बातें करने लगता है और बोलता है आप मुझे कभी मिलने क्यों नहीं आई। काकुचो छुपकर ये सब देख रहा होता है। यहाँ इजाना अपनी मॉम से बात करने की कोशिश करता है। तभी उसकी मॉम बोलती है क्या सर दर्द है तुम मेरे बेटे नहीं हो तुम मेरे एक्स हस्बैंड की एक्स वाइफ के बेटे हो। मैं सिर्फ एमा की माँ हूँ तुम्हारी नहीं तुम मेरे स्टेप चाइल्ड हो। और ये सुनकर इजाना को सदमा सा लग जाता है जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि काफी ज्यादा बारिश हो रही होती है और वहीं इजाना शिनिचिरो को एक मुक्का मारता है और बोलता है तुम ये जानते थे ना शिनिचिरो तो तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं। शिनिचिरो बोलता है हाँ मुझे पता था लेकिन ये कोई मैटर नहीं करता। इजाना गुस्से में बोलता है कोई मैटर नहीं करता ये बहुत इंपॉर्टेंट था। शिनिचिरो बोलता है पर क्यों इजाना मानता हूँ कि हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है लेकिन फिर भी हम दोनों भाई हैं। ये सुनकर इजाना चिल्लाने लग जाता है और रोते हुए बोलता है क्यों शिनिचिरो आखिर तुमने दिखावा करने की कोशिश क्यों करी। अगर मुझे पता रहता कि मैं हमेशा से अकेला हूँ तो मैं खुद को संभाल लेता। तुमने मेरी सारी खुशियों का रेप कर दिया। और ये सब कुछ छुपकर काकुचो सुन रहा होता है। और यहाँ इजाना बोलता है तो अब क्या तुम समझ सकते हो कि मुझे कैसा फील हो रहा है। शिनिचिरो मेरा भाई नहीं था और मैं ना ही तुम्हारा और एमा का भाई हूँ। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और केसाकी तो कांप रहा होता है। तभी इजाना बोलता है बोलो माइकी क्या तुम मुझे बचा सकते हो। ये सुनकर माइकी हैरान हो जाता है। तभी इजाना बोलता है अब मैं बच नहीं सकता ना माइकी क्यों मैंने सही बोला ना। और ऐसा बोलने के बाद हंसते हुए वो मर जाता है। काकुचो घसीटता हुआ उसके पास आता है और बोलता है हे इजाना मुझे जवाब दो। लेकिन अब तक इजाना मर चुका था। काकुचो इजाना के बगल में लेट जाता है और उसका हाथ पकड़कर बोलता है इजाना मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं भी जल्द ही तुमसे मिलने आ रहा हूँ वो भी अभी। तभी आसमान से स्नो गिरने लग जाती है और काकुचो को इजाना और अपना एक पास्ट याद आता है जहाँ वो दोनों बर्फ को देखकर बर्फ में खेलने लग जाते हैं और इजाना उसे परेशान करने लग जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो दोनों मिलकर एक इग्लू बनाते हैं और इजाना उसे नाम
नाम देता है अवर कंट्री का सेल। इसके बाद वो दोनों अंदर होते हैं और इजाना उसे अपना सीक्रेट प्लान बता रहा होता है। इजाना बोलता है मैं यहाँ का किंग हूँ और तुम मेरे सर्वेंट। इजाना बोलता है तुम मेरी कंट्री के लिए लड़ोगे। जिसके बाद वो दोनों बर्फ में लेट जाते हैं और इजाना बोलता है हमारे किंगडम का नाम होगा तेंजकू। और यहाँ ये याद करते हुए काकुचो भी मर जाता है और ये देखकर ताकेमिची रोने लग जाता है। इसके बाद माइकी बोलता है सभी तोमान के मेंबर और तेंजाकू के मेंबर ध्यान से सुनो, लड़ाई खत्म हो चुकी है और अब यहाँ से जल्दी से निकल जाओ, मैं यहाँ रहकर सब कुछ संभाल लूंगा। तभी तेंजाकू के बिग फोर बोलते हैं माइकी तुम भी यहाँ से चले जाओ, हम यहाँ रहकर सब कुछ संभाल लेंगे। तभी हटाने ब्रदर्स का बड़ा भाई बोलता है हम सब इजाना को अपने पर्पस की वजह से फॉलो कर रहे थे। जिसके बाद वो इजाना और काकुचा की आंखों को बंद करते हुए बोलता है हमने देखा कैप्टन्स जिस तरह से आपने अपनी लाइफ को जिया। तभी डार्किन बोलता है अब क्या। जिसके बाद हम केसाकी को देखते हैं जो कि कांप रहा होता है और उसकी बहुत ज्यादा फट रही होती है क्योंकि माइकी उसे घूर रहा होता है और माइकी बोलता है तुम वो अकेले हो जिसे मैं कभी माफ नहीं कर सकता। ये सुन ताकेमिची सोचता है तुमने सही कहा, ये अकेला ही है। ये सुनकर केसाकी की और भी ज्यादा फटने लग जाती है और माइकी उसकी तरफ ही बढ़ रहा होता है। तभी हानमा अपनी बाइक से आता है और केसाकी को लेकर यहाँ से भाग जाता है। केसाकी को भागता देखकर ताकेमिची सोचता है अगर ये आज यहाँ से भाग गया तो चीजें वैसे ही चलती रहेंगी। तभी डार्किन अपनी बाइक को लेकर आ जाता है और ताकेमिची को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन ताकेमिची सोचता है कि वो हिना को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। तभी माइकी बोलता है ताकेमिची तुम चले जाओ, हिना को मैं देख लूंगा। जिसके बाद डार्किन हानमा की बाइक का पीछा करने लग जाता है। तभी ताकेमिची सोचता है नाउ तो आज फाइनली मैंने उसे पकड़ लिया जिसने तोमान में सबसे पहले डार्किन को मारने की कोशिश करी और काजुतोरा को भड़काकर बाजी को मरवा दिया और आखिर में फ्यूचर में उसने चीफियो को भी मरवा दिया। इसने नाओतो को भी मार दिया, एमा को भी मार दिया, इजाना और काकुचा को भी। और हर बार मेरे फ्यूचर चेंज करने के बाद हिना को मारता रहा। मैं कसम खाता हूँ मैं इसे भागने नहीं दूंगा। तभी हानमा की बाइक डिसबैलेंस होकर जमीन पर गिर जाती है और उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर जैसे ही केसाकी आँख खोलता है उसके सामने ताकेमिची होता है और वो नाओतो को याद करते हुए बोलता है फाइनली हमने इसे पकड़ लिया। लेकिन तभी केसाकी यहाँ से भागने लग जाता है और जैसे ही ताकेमिची उसका पीछा करता है वो गिर जाता है क्योंकि उसके पैर में गोली लगी होती है। लेकिन तभी डार्किन उसे अपनी पीठ पर बैठाकर केसाकी का पीछा करने लग जाता है। ताकेमिची उससे सॉरी बोलता है लेकिन डार्किन बोलता है तुम्हें याद नहीं एक बार तुमने भी मुझे पीठ पर हॉस्पिटल पहुंचाया था, अगर उस दिन तुम नहीं होते तो मैं मर जाता। अभी हानमा एक लोहे की रोड से उनके पीछे से अटैक कर देता है लेकिन डार्किन संभाल लेता है। इसके बाद वो ताकेमिची से पूछता है क्या तुम भाग सकते हो। ताकेमिची बोलता है हाँ मैं भाग सकता हूँ और ऐसा बोलकर वो केसाकी के पीछे भागने लग जाता है। ताकेमिची कंटिन्यूसली बहुत दूर तक केसाकी का पीछा करता है। अभी केसाकी एक पार्किंग में जाता है और जैसे ही ताकेमिची वहाँ आता है वो उस पर एक ईंटे से अटैक कर देता है लेकिन ताकेमिची डैमेज होने के बावजूद उसे खींचकर एक मुक्का मारता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को मुक्के मारने लग जाते हैं और लड़ने लग जाते हैं। लड़ते लड़ते ताकेमिची को अचानक ध्यान आता है कि ये तो वही जगह है जहाँ पर फ्यूचर में हिना मरी थी। तभी केसाकी उसके एक मुक्का मार देता है और लड़ाई पे ध्यान देने के लिए कहता है। तभी ताकेमिची बोलता है तुम चुप रहो केसाकी, तुम हार चुके हो, तुम इतने कमजोर हो कि दूसरों को अपने लिए यूज करते हो, तुम खुद से कुछ नहीं कर सकते। तभी केसाकी ताकेमिची का मुक्का रोक लेता है और बोलता है तुम एकदम बेवकूफ हो जिसे अब तक ये समझ में नहीं आया कि लीडर बनने के लिए ताकत की जरूरत नहीं पड़ती। और उसके सर पर मारते हुए बोलता है लीडर बनने के लिए बस एक परफेक्ट प्लान की जरूरत होती है। तब ताकेमिची दोबारा से उसे मारने लगता है और बोलता है आखिर किस तरह का परफेक्ट प्लान, तुम्हारे उस प्लान के लिए तो मैं ही काफी था। तभी केसाकी उसे मारते हुए बोलता है मुझे एक डार्क हीरो बनना था, उसके लिए मुझे पहले डार्किन को मारना था ताकि मैं तोमान के लीडरों में सबसे दूसरी जगह ले सकूं और धीरे धीरे तोमान को मैनिपुलेट कर सकूं। और मेरा दूसरा प्लान वलहला को क्रिएट कर तोमान को हराना था ताकि मैं माइकी को वलहला का लीडर बना सकूं। और मेरा तीसरा प्लान तेंजाकू को मैनिपुलेट कर तोमान को हराना था ताकि मैं माइकी की मदद से अंडरवर्ल्ड पर कब्जा कर सकूं। और ये तीनों मेरे बिल्कुल परफेक्ट प्लान थे जिन्हें रोका नहीं जा सकता था, लेकिन फिर भी तुमने इन्हें रोक लिया। तब ताकेमिची उसे एक लात मारकर दूर कर देता है और बोलता है मुझे आज भी वो जलती हुई आग याद है जहाँ पर मैंने कसम खाई थी
थी कि मैं तोमान का लीडर बनूंगा। और ये वही जगह है जहाँ पर फ्यूचर में तुमने हिना को मारा था। और हमारी ये लड़ाई कब से फ्यूचर और पास्ट में घूम रही है, तो चलो आओ किसाकी आज इसे खत्म करें। तब किसाकी हंसते हुए बोलता है, तो इसका मतलब मैं सही था, तुम अब तक टाइम ट्रेवल कर रहे थे। तब ताकेमिची उसके गले को पकड़ लेता है, लेकिन तभी उसे हिना दिखाई देती है और वो एकदम शॉक हो जाता है। तब किसाकी हंसते हुए बोलता है, तुम टाइम ट्रेवल कर सकते हो, अब मुझे समझ में आया आखिर किसने सोचा था कि तुम एक टाइम ट्रेवलर निकलोगे। तो इसी वजह से तुम मेरे सारे प्लानों को कामयाब होने से रोक पाए। तभी ताकेमिची बोलता है, किसाकी आखिर तुम हिना के पीछे क्यों पड़े हो? मुझे ये तो पता है कि तुम माइकी के पीछे इसलिए हो ताकि तुम्हें तोमान मिल जाए, लेकिन क्यों हर बार तुम हिना को मार देते हो? अब ताकेमिची जैसे ही किसाकी को छूता है, उसे दोबारा से हिना और किसाकी दोनों दिखाई देते हैं। उसे फिर से कुछ समझ नहीं आता। तब किसाकी बोलता है, तो अब मैं समझा, लगता है मैं फेल हो चुका हूँ। तब ताकेमिची को हिना और किसाकी दोनों दिखाई देते हैं। किसाकी यहाँ पर हिना को प्रपोज करता है, लेकिन हिना उसे मना कर यहाँ से चली जाती है। ताकेमिची सोचता है, इसका मतलब किसाकी ने हिना को प्रपोज किया था, और बोलता है, किसाकी क्या तुम हिना को पसंद करते हो? तभी किसाकी ताकेमिची पर गन को तान देता है और बताता है, जब हम एलिमेंट्री स्कूल में थे तब मैं एक जीनियस बच्चा था, और तब हिना मेरी तारीफ क्या करती थी, और ना चाहते हुए भी मैं उससे प्यार करने लगा, और मुझे ये विश्वास था कि वो भी मुझसे प्यार करती है। लेकिन एक दिन एक हीरो आया जिसने उसका दिल चुरा लिया, और वो तुम थे। इसीलिए उस दिन से मैंने तुम्हारा पीछा करना चालू कर दिया, और तब मुझे पता चला कि तुम्हारा सपना जापान का सबसे बड़ा गुंडा बनना है, और इसीलिए मैंने गुंडों पे काफी ज्यादा रिसर्च करी, और एक दिन मैं एक असली गुंडे ओशिनाई से मिलने गया, जो कि उस वक्त मूबेस गैंग चलाता था। लेकिन मुझे पता चला कि वो भी टॉप पर नहीं है, और फिर इसीलिए मैंने कैंटो की सबसे टॉप गैंगों के बारे में जानना चालू कर दिया, और तब मुझे टोक्यो मांजी गैंग का माइकी मिला, और मैंने उसी की मदद से अपने प्लान को कामयाब करने की कोशिश करी। और जब मैं पिछले साल अपने प्लान को चालू करने वाला था, तभी मैंने तुमको देखा, और मैंने डिसाइड किया कि मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा। मेरे लिए तुम्हारी तरह वो बस एक सपना नहीं था, मैं उसकी मदद से सब कुछ पाना चाहता था, और इसीलिए मैं माइकी से मिला, क्योंकि मुझे भरोसा था कि वो जापान का सबसे बड़ा गुंडा बन सकता है, और इसीलिए वो मेरे लिए एक परफेक्ट पपेट था, जिसकी मदद से मैं जापान का सबसे नंबर 1 गुंडा बन सकता हूँ। और इसके लिए मुझे 10 सालों की जरूरत थी, जिसमें से पहले साल मैं उसका भरोसा जीतता, और बाकी 2 साल मैं उसको मैनिपुलेट करता, ताकि आने वाले 3 सालों में हम पूरे टोक्यो पर कंट्रोल कर ले, और आगे बाकी बचे 4 सालों में हम पूरे जापान पे भी कंट्रोल कर लेते, और इसके बाद मैं हिनाता से शादी कर लेता। तभी ताकेमिची सोचता है, यानी कि उसका मतलब जो मैंने सीन अभी देखा वो तब का है जब किसाकी सब कुछ हासिल कर लेता है। तब किसाकी बोलता है, लेकिन हर बार तुमने बीच में आकर मेरे प्लान को खराब कर दिया, आखिर कितनी बार तुमने इसके लिए टाइम ट्रेवल किया? तब ताकेमिची बोलता है, यानी इसका मतलब तुमने हर बार हिनाता को बस इसीलिए मारा क्योंकि उसने तुमसे शादी करने के लिए मना कर दिया था। तब किसाकी बोलता है, हिनाता सिर्फ मेरी है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो मैं उसे मार दूंगा ताकि वो किसी और की भी ना हो सके। मैंने हमेशा ही उससे प्यार किया है, लेकिन क्यों वो मुझ पर ध्यान नहीं देती, और इसका रीजन सिर्फ तुम हो। मैंने हमेशा ही तुम्हारी रिस्पेक्ट करी है, लेकिन मुझे पहले ही तुम्हें मार देना चाहिए था। और तब ताकेमिची किसाकी को लात मारकर उसकी गन को दूर फेंक देता है, और उसको उठाकर किसाकी पर पॉइंट करते हुए बोलता है, किसाकी अब मैं तुम्हें हिना को और नहीं मारने दूंगा, और सोचता है अगर ये मर गया तो हिना बच जाएगी। और तब ताकेमिची ट्रिगर दबाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर हिना और माइकी आ जाते हैं, और हिना को देखकर ताकेमिची गन को नीचे कर देता है, लेकिन तभी किसाकी उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। तब ताकेमिची भी उसका पीछा करने लगता है और बोलता है, आखिर तुम कहाँ भाग रहे हो? सबको तुम्हारे बारे में मालूम है और तुम पर कोई भरोसा नहीं करेगा। तब किसाकी भागते हुए बोलता है, मैं आखिरी दम तक ट्राई करता रहूंगा और एक दिन हिना मेरी होगी। तब ताकेमिची बोलता है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, और सोचता है आखिर ये भागकर जा कहाँ रहा है, मैं इसे दोबारा से फ्यूचर में जाने नहीं दूंगा, और बोलता है, किसाकी मैं तुम्हें दोबारा से फ्यूचर में जाकर वो सब करने नहीं दूंगा। तब ये सुनकर किसाकी रुक जाता है और बोलता है, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं टाइम ट्रेवल कर सकता हूँ? और अब जैसे ही किसाकी कुछ आगे बोलने वाला होता है, एक ट्रक आकर उसे उड़ा देता है, और ये देखकर ताकेमिची एकदम शॉक हो जाता है। लेकिन वो देखता है कि किसाकी अभी भी जिंदा है, लेकिन काफी बुरी हालत में। और तब किसाकी अपनी जर्नी को याद करने लगता है, जहाँ पर उसने हर बार एक परफेक्ट प्लान बनाकर खुद को आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन ताकेमिची ने हर बार उसका प्लान खराब कर दिया, और किसाकी की पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने से जा रही होती है, और वो बोलता है, मैं हमेशा तुम्हारी तरह बनना चाहता था। लेकिन किसाकी यहाँ पर मर जाता है, और यहाँ डार्केन ने हानमा की काफी बुरी हालत कर दी होती है, और हानमा बोलता है, मुझे पक्का भरोसा है कि किसाकी अब तक भाग गया होगा। और इसके
इसके बाद ताकेमिची हमें बताता है कि उस इंसिडेंट को केंटो इंसिडेंट के नाम से जाना गया, जहाँ पर तोमान और तेंजाकू की लड़ाई हुई थी और तोमान के 5 ऑफिसर अरेस्ट हो गए और 3 लोग मारे गए। और जो लोग मरे वो एमा, इजाना और केसाकी हैं और बाकी सभी मेंबर सही सलामत अपने घर पर पहुंच गए। और उसके बाद हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में ताकेमिची किसी से मिलने जाता है और ये बंदा काकुचो होता है और काकुचो उससे बोलता है तो अब सिर्फ मैं ही हूँ जो जिंदा बच गया। तब ताकेमिची बोलता है अगर तुम ऐसा बोलोगे तो इजाना की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तब ताकेमिची बोलता है केसाकी मर चुका है और मेरी लड़ाई भी खत्म हो चुकी है, लेकिन उस दिन से मैं खुद को कांपने से नहीं रोक पा रहा हूँ। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है और ये सीजन भी यहीं पर खत्म होता है।